हेलो नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सारन आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं अपने एलपीएम 1 to 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर की है, वो बात करेंगे। आज अपन है वो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में वो कौन कौन से है, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चंस की है वो अपन बात करने वाले हैं। तो अपने वो शुरू करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले इस सेशन को है वो आप अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी है उनके एलपीएम के क्वेश्चन के जो अपने इनका एग्जाम होता है उनके अंदर इनको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। ठीक है डियर्स, तो अपन शुरू करने वाले हैं आज के अपना क्वेश्चन पेपर। और इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन कि कौन कौन सी डेफिनेशन है वो अपने एग्जाम की दृष्टि से है वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनकी अपन है वो बात करने वाले हैं। अपना कल है वो एलपीएम का एग्जाम होने वाला है। उस एलपीएम के एग्जाम को नष्ट नाबूद करने के लिए अपन है वो गैस पेपर लेके आ गए, यानी कि अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए। इस क्लास से आपको 90 to 95% कितना 90 to 95% आपको क्वेश्चन है वो हूबहू देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को है वो आप ध्यान से देखें और सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। फर्स्ट डेफिनेशन अपने आती है डियर्स, वो आती है कांस्टेंट फीड। क्या आती है डियर्स? कांस्टेंट फीड क्या होता है? सांद्रित खाद्य क्या होता है? सांद्रित खाद्य पदार्थ के बारे में अपन को बताना है। ऐसा पशु आहार वो पशु आहार होता है जिसमें रेशे की मात्रा होती है वो 18% से कम होती है और कुल पाचक पोषक तत्वों की मात्रा 60% से अधिक होती है। कांस्टेंट फीड का मतलब क्या होता है? सांद्रित खाद्य की मैं अगर इसकी फीड की बात करूं, क्या सांद्रित भोजन की बात करूं, सांद्रित खाद्य की बात करें तो सांद्रित खाद्य क्या होता है? ऐसा खाद्य जिसके अंदर जो रेशा होता है उस रेशे की मात्रा कितनी होती है? फाइबर होता है, फाइबर की मात्रा कितनी होती है? 18% से क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? 18% से रेशे की मात्रा होती है वो 18% से कम होती है। और अपन बात करें अगर उसके अंदर टीडीएन की कुल पाचन पोषक तत्वों की बात करें, टीडीएन की बात करें तो टीडीएन कितना होता है? उसके अंदर टीडीएन होता है वो अपने होता है 60% से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? 60% से अधिक होता है। ये होता है अपने ध्यान रखना है कि कांस्टेंट फीड के अंदर 18% से कम होता है रेशा और टीडीएन की मात्रा होती है वो अपने कितनी होती है? 60% से अधिक होती है। इसमें मुख्य रूप से अनाज, खली और दालों का चूरा शामिल होता है। सांद्रित खाद्य में क्या क्या शामिल होगा? एक तो अनाज शामिल होगा, उसके अलावा खल है जो खल शामिल होगी, और फिर अपन बात करें जो दालों का चूरा होता है वो दालों का चूरा इसमें शामिल है। यह पशुओं को ऊर्जा और प्रोटीन का सघन स्रोत प्राप्त करता है। क्या करता है? पशुओं के प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। क्या है? पशुओं के अंदर प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, पशुओं में ऊर्जा का है वो क्या है? अच्छा स्रोत है। क्या? सांद्रित खाद्य। फिर अपन इससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। उच्च उत्पादन वाले और ज्ञापीन पशुओं को आहार में इसे शामिल करना चाहिए। अपन कांस्टेंट फीड खिलाते हैं, कांस्टेंट फीड से पशुओं को एक तो प्रोटीन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उसके अलावा मैं बात करूं तो इससे वो ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। इसलिए इस जो अपन अधिक दुग्ध उत्पादन वाले पशु है और जो ज्ञापीन पशु है उन अधिक दुग्ध उत्पादन वाले पशु और ज्ञापीन पशुओं को खिलाना चाहिए सांद्रित खाद्य। और इसके अंदर बात करें तो टीडीएन होता है वो 60% से एबो होता है, ऊपर होता है। और अपने जो फाइबर्स होते हैं वो 18% से क्या होते हैं? बिलो होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन की बात करें तो अगली अपनी डेफिनेशन है डियर्स कि सर्विस पीरियड क्या है? क्या है? सर्विस पीरियड क्या है? सर्विस पीरियड की अपन बात करेंगे तो सर्विस पीरियड की मैं बात करूं तो सर्विस पीरियड होता है वो होता है पशु के परसों से लेके उसके है वो दोबारा गर्भाधान के बीच की अवधि होती है। पशु के परसों से लेके उसके बीच के गर्भाधान की जो बीच की अवधि होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्विस पीरियड बोलते हैं। मतलब मान लो आज अपनी गाय है वो ब्याह गई, उसमें काविंग हो गया, आज अपना गाय के परसों पीड़ा हो गई, वो गाय ब्याह गई है। अब आज से लेके जब गाय दोबारा है वो गर्भ धारण करेगी, उसके बीच की जो अवधि होती है उसको अपन क्या बोलते हैं डियर्स? सर्विस पीरियड बोलते हैं। और सर्विस पीरियड होता है लगभग 60 to 90 डे का होता है। कितने दिन का होता है? 60 to 90 डेज का होता है। 60 से 90 दिन का होता है। कितना होता है? 60 से 90 दिन का, मतलब 2 से 3 माह होती है इसकी अवधि। सर्विस पीरियड की अवधि कितनी होती है? 2 से 3 माह की होती है। और ड्राई पीरियड, शुष्क काल की मैं बात करूं तो शुष्क काल की अवधि भी कितनी होती है? 2 से 3 माह होती है। ये अपन को ध्यान रखना है। ड्राई पीरियड क्या होता है? ड्राई पीरियड की मैं बात करूं तो पशु है वो उसका दूध देना बंद करने से लेके है वो दोबारा परसों होने तक अपन गाय दूते
गाय भैंस जो भी अपन पशु रखते हैं वो दूधते हैं, तो उसमें क्या आता है, एक समय बाद में वो दूध देना बंद कर देती है। उस समय से लेके और जब वो वापस ब्याती है, उसमें परसों कीड़िया होती है, काफी काविंग होता है, उसके बीच की जो अवधि होती है उसको अपन ड्राई पीरियड बोलते हैं। और सर्विस पीरियड होती है वो होती है गाय के ब्याने से लेके, पशु के ब्याने से लेके उसका वापस गर्भ धारण करने के बीच की अवधि सर्विस पीरियड कहलाती है। पशु के प्रसव काविंग से लेके उसके पुनः सफलतापूर्वक गर्भ धारण करने की अवधि को अपन है वो क्या कहते हैं, सर्विस पीरियड कहते हैं। गाय और भैंसों में सर्विस पीरियड होता है 60 टू 90 डेज का होता है, 60 से 90 दिन का होता है। कितना होता है, 60 से 90 दिन का होता है। अवधि लंबी हो जाए तो दो ब्यातों के बीच का अंतर बढ़ जाता है। यदि यदि क्या होता है, यदि सर्विस पीरियड अवधि लंबी हो जाए तो पशु के दो ब्यातों के बीच का जो अंतर है वो बढ़ जाता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। सही समय पर मध्य चक्कर को पहचानना और गर्भाधान कराना इससे प्रमुख विषय। तो सर्विस पीरियड में अपन को इतना ही ध्यान रखना है कि पशु के वो ब्याने से लेके वापस गर्भधान करने के बीच की अवधि होती है, इसमें लगभग 60 टू 90 डे क्या है, इसमें टाइम पीरियड रहता है 2 से 3 माह। नेक्स्ट अपना है वो है किडिंग। क्या है, किडिंग। किडिंग की मैं बात करूं तो किडिंग क्या होता है, तो किडिंग होता है वो बकरी के बच्चा देने की क्रिया होती है। क्या होती है, बकरी में बच्चे देने की प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया को किडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, किडिंग की बात करें कि किडिंग क्या होता है, किडिंग होता है वो क्या होता है, बकरी के बच्चा देने की क्रिया, बकरी का सॉरी बकरी के बच्चे देने की क्रिया या बकरी की प्रसव क्रिया। बकरी की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है, बकरी की प्रसव क्रिया है वो क्या कहलाती है, अपने किडिंग कहलाती है। और अगर अपन गाय गाय और भैंस की बात करें तो काविंग कहलाती है। क्या कहलाती है, काविंग क्या होता है, तो काविंग होता है अपने गाय और भैंस के जो प्रसव क्रिया है या जो ब्याने की क्रिया है, गाय वो भैंस के ब्याने की क्रिया, क्या गाय वो भैंस के ब्याने की क्रिया कहो या फिर अपन प्रसव क्रिया कहो, क्या कहलाता है, काविंग कहलाता है। ठीक है, ये अपन को है वो ध्यान रखना है। गाय भैंस के ब्याने की क्रिया काविंग होती है, बकरी के ब्याने की क्रिया किडिंग कहलाती है। ये बकरी के 5 महीने के गर्भ काल के पूरा होने पर होती है। लगभग बकरी के अंदर गर्भ काल होता है 145 टू 150 डेज का होता है और ये गर्भ काल पूर्ण होने पर होती है। इस प्रक्रिया के समय बकरी को साफ, सूखे एवं शांत वातावरण में रखना चाहिए। बकरी है जब किडिंग अवस्था होती है, यानी कि जब बकरी है वो बच्चा देती है, ब्याती है, उस समय बकरी को साफ क्षेत्र के अंदर, सूखे क्षेत्र के अंदर और शांत वातावरण के अंदर रखना चाहिए, ताकि जो अपना नवजात बच्चा प्राप्त होता है, बकरी के बच्चे को है वो किड कहते हैं। क्या कहते हैं, किड कहते हैं। और बकरी का जो मेमना प्राप्त होता है, क्या होता है, मेमना प्राप्त होता है, मेमने को किड कहते हैं। मेमना होता है वो क्या हो, उसके अंदर है वो कोई किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो। और किडिंग को अपन ध्यान रखना है, मेमने की श्वसन नली और शरीर की है वो सफाई करना अति आवश्यक होता है। ये हो गया अपना किडिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन की मैं बात करूं तो अगली अपनी डेफिनेशन है टीडीएन। क्या है कि टीडीएन क्या होता है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट क्या होता है, कुल पाचन योग्य, पचने योग्य पोषक तत्वों की बात करते हैं अपन। अभी अपन ने बात की थी कि जो कॉन्स्टेंट फीड होते हैं, सांद्रित खाद्य होते हैं, सांद्रित फीड होते हैं, उनके अंदर टीडीएन की मात्रा होती है वो 60% से ऊपर होती है। तो अब अपन बात करते हैं टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होते हैं। ये पशु आहार में मौजूद सभी पाचन कार्बनिक पोषक तत्वों जैसे पाचन प्रोटीन, पाचनीय प्रोटीन, पचनीय कार्बोहाइड्रेट, रेशा और वसा वगैरह ये होते हैं। टीडीएन के क्या होते हैं, टीडीएन का मतलब होता है पशु आहार के अंदर उपस्थित वो सभी पाचनीय योग्य कार्बनिक पदार्थ, जैसे पचनीय योग्य प्रोटीन, पचनीय योग्य कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये होते हैं। ये मान है वो आहार की ऊर्जा क्षमता, एनर्जी वैल्यू का है वो वैज्ञानिक सूचकांक होता है। टीडीएन का मान जितना अधिक होगा, आहार उतना ही उच्च गुणवत्ता वाला होगा। टीडीएन का मान है वो जितना पशु आहार के अंदर उच्च होता है, अधिक होता है, वह पशु आहार उतना ही है क्या होता है, गुणवत्ता युक्त होता है, अच्छी क्वालिटी का पशु आहार माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसका उपयोग पशुओं में संतुलित राशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पशुओं के अंदर टीडीएन का उपयोग करते हैं अपन पशुओं में, वो किसके लिए करते हैं डियर्स, वो अपन करते हैं संतुलित राशन के लिए करते हैं, बैलेंस डाइट के लिए वो इसका अपन है वो उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन आती है वो आती है अंत परजीवी या एंडोपैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट की बात करूं तो पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन और आवास के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उनको अपन पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट और दूसरे होते हैं एक्टोपैरासाइट, अंत परजीवी और बाह्य परजीवी। अंत परजीवी की मैं बात करूं तो अंत परजीवी होते हैं ये हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, ये हानिकारक जीव या कर्मी है जो मेजबान पशु यानी कि होस्ट एनिमल के क्या होता है, पशु के शरीर के अंदर
पाचन तंत्र में रह के वो क्या करते हैं, पोषण वगैरह प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। कि वे हानिकारक जीव है, वे हानिकारक कर्मी जो पशु के अंदर, जैसे पशु के आंतरिक अंग पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र, यकृत वगैरह में रह के वो पशुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए राउंड वर्म, गोल कर्मी हो गया, फीता कर्मी हो गया, टैप वर्म, यकृत, लिवर फ्लूक हो गया। लिवर फ्लूक है वो किसका है, परजीवी है, तो ये भेड़ का परजीवी है। किसका है, भेड़ का परजीवी होता है लिवर फ्लूक। ये पशु पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे पशु में क्या हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। पोषक क्या करते हैं, जो अपने ये अंत परजीवी होते हैं, ये पशुओं से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पोषक तत्वों के प्राप्त करने से पशुओं के अंदर खून की कमी हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी, और पशुओं में रक्त की कमी होने पर कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है डियर्स, एनीमिया रोग होता है डियर्स। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। और कमजोरी आ जाती है, बचाव के लिए नियमित रूप से अपन को डीवर्मिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डीवर्मिंग करना चाहिए। कि डीवर्मिंग क्या होता है, डीवर्मिंग का मतलब होता है पशुओं के आंतरिक कर्मियों को हटाना, पशु के शरीर से आंतरिक कर्मी को हटाना, पशु के शरीर से आंतरिक कर्मियों को हटाना। कौन से कर्मियों को, जो आंतरिक कर्मी होते हैं, जो एंडो पैरासाइट होते हैं, आंतरिक कर्मियों को हटाना, उनको अपन आंतरिक कर्मियों को हटाना क्या कहलाता है, आंतरिक कर्मियों को हटाना डीवर्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट अपने आती है डिपिंग। इंग्लिश में आप टर्मिनोलॉजी याद रखना, हिंदी में कुछ भी दे सकते हैं। आजकल वो पेपर क्या करते हैं, डायरेक्ट है वो जेमिनी पे डालते हैं इंग्लिश वाला, और उसका हिंदी वर्जन है वो टाइप कर देते हैं। तो ध्यान रखना, आप अगर हिंदी मीडियम के हो तो भी आपको इंग्लिश के डेफिनेशन है ध्यान रखना, क्योंकि आजकल अपन को पता है पेपर है वो कहीं भी है वो डाल के उसका गूगल ट्रांसलेट करते हैं, और गूगल ट्रांसलेट में वो कुछ भी आ सकता है। अगला है अपना डिपिंग। डिपिंग में क्या होता है कि पशुओं के शरीर से बाह्य परजीवियों को नष्ट करने के लिए उन्हें औषधि युक्त जल में वो डालना, या फिर औषधि युक्त जल के अंदर है वो गुजारना, नहलाने की क्रिया डिपिंग कहलाता है। डिपिंग की बात करें कि डिपिंग क्या होता है, तो डिपिंग मतलब होता है कि पशु के जो बाह्य परजीवी होते हैं, कौन से परजीवी, बाह्य परजीवी होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, उन बाह्य परजीवियों को हटाने के लिए, बाह्य परजीवियों को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे बाह्य परजीवियों के अंदर चिचड़ी हो गई, जू हो गई, ये माइट्स वगैरह हो गए, इनको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो औषधि युक्त जल होता है, औषधि युक्त जल के अंदर क्या करते हैं, डुबोते हैं। जल के अंदर है वो क्या करते हैं, डुबोना, जल के अंदर डुबोते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिपिंग कहते हैं। और डिपिंग विधि है मुख्य रूप से भेड़ों और बकरियों के झुंड में अपनाई जाती है। डिपिंग कौन सी पशुओं में करते हैं, डिपिंग अपन मुख्य रूप से करते हैं वो भेड़ के अंदर करते हैं। दूसरा अपन किस में करते हैं, बकरी के अंदर करते हैं। किस में करते हैं, बकरी के अंदर है वो की जाती है। उसके अलावा मैं बात करूं तो ये त्वचा संबंधी संक्रमणों और परजीवी जनित बीमारियों के प्रसार को रोकती है। डिपिंग में त्वचा संबंधी जो संक्रमण होते हैं वो कम हो जाते हैं। और अपन बात करें तो क्या होते हैं, तो परजीवी जनित जो बीमारियां होती है इनके प्रसार को रोकती है। डिपिंग करते समय औषधि की मात्रा का सही वैज्ञानिक अनुपात होना आवश्यक है। डिपिंग का कुल मिला के मतलब यह होता है कि पशुओं के बाह्य परजीवियों को नष्ट करने के लिए उनको अपन औषधि युक्त जल के अंदर डुबोते हैं। औषधि युक्त जल के अंदर नहलाना क्या कहलाता है, डिपिंग कहलाता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगली अपनी डेफिनेशन है वो है साइलेज। क्या है डियर्स, साइलेज। साइलेज क्या होता है कि हरे चारे को वायु की अनुपस्थिति में गड्ढों में वो किण्वित करके सुरक्षित रखा गया चारा साइलेज कहलाता है। साइलेज क्या होता है, एक तो अपने रखना है साइलेज होता है, साइलेज होता है वो हरा चारा होता है। क्या होता है, हरा चारा होता है। एक तो अपन को ये ध्यान रखना साइलेज हरा चारा होता है। साइलेज को अपन कैसे बनाते हैं, वायु की अनुपस्थिति में बनाते हैं। क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति के अंदर है वो इसको अपन तैयार करते हैं। और अपन जिन खड्डों के अंदर साइलेज को तैयार करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, साइलोपिट कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलोपिट कहते हैं। और ये कौन सी क्रिया से तैयार होता है, तो ये फर्मेंटेशन से तैयार होता है, किण्वन से तैयार होता है। किससे तैयार होता है, किण्विन, किण्वित पदार्थ है ये, एक फर्मेंटेड मैटर है, किण्वन की प्रक्रिया से है वो तैयार होता है। क्या करते हैं अपन, हरे चारे को वायु की अनुपस्थिति में साइलोपिट के अंदर है वो दबा देते हैं, जिससे वहां क्या होता है, किण्वन की क्रिया होती है। क्या होती है, किण्वन की क्रिया होती है। और किण्वन की क्रिया से होने से जो चारा है वो संरक्षित रहता है। इस चारे को अपन क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। साइलेज बनाने के लिए अपन मक्का, जवार, बाजरा जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त चारे सबसे उपयुक्त रहते हैं। साइलेज के लिए कौन से चारे उपयुक्त रहते हैं, तो साइलेज बनाने के लिए अपन की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट युक्त चारा उपयुक्त रहता है। कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। जिन चारों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है वे साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त रहते हैं। जैसे एग्जांपल मक्का हो गया,
ज्वार, बाजरा, ये इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा किण्वन होता है। कौन से बैक्टीरिया द्वारा किण्वन होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा है वो किण्वन होता है, जिससे चारे के पोषक तत्वों में रसीलापन है वो कई महीनों तक सुरक्षित रहते हैं। हरे चारे की कमी के मौसम में पशुओं के लिए उत्तम होता है। जब हरे चारे को अपन किण्वित कर देते हैं तो जब हरा चारा खत्म हो जाता है उस समय पशुओं को है वो ये खिलाना उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, गर्भाशय गिरवा सर्विक्स। सर्विक्स है वो क्या है? गर्भाशय गिरवा की बात करेंगे। गर्भाशय गिरवा की बात करूं तो ये मादा जनन अंग है। क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये एक सुदृढ़ पेशीय और नलिकाकार भाग होता है जो योनि को गर्भाशय की गिरवा से जोड़ता है। क्या करता है? गर्भाशय गिरवा होता है वो किसको जोड़ता है? वेजाइना को है वो यूट्रस से जोड़ने के कार्य करता है। सामान्य अवस्था में इसका छिद्र बंद रहता है और गर्भाशय की बाहरी संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सामान्य अवस्था के अंदर जो इसका छिद्र है वो बंद रहता है, गर्भाशय को है वो बाहरी संक्रमणों से क्या करता है? सुरक्षित प्रदान करने का कार्य करता है। मध्यकाल के समय ये थोड़ा खुल जाता है और पारदर्शी स्त्राव छोड़ता है। कृत्रिम गर्भाधान एआई की छड़ गए हैं वो इसी के माध्यम से गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। जब अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो उस समय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के समय जो अपने गन होती है, कृत्रिम गन, उसको है वो अपन गर्भाशय गिरवा की सहायता से है वो कहाँ पहुंचाते हैं? गर्भाशय तक पहुंचाते हैं। ये हो गया अपने गर्भाशय गिरवा की, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो सुदृढ़ पेशीय और नलिकाकार भाग होता है। ये वेजाइना को है वो किससे जोड़ता है? यूट्रस से है वो जोड़ने का कार्य करता है। सामान्य अवस्था में ये बंद रहता है और गर्भाशय को है, यूट्रस को है वो बाहरी संक्रमणों से बचाने की सुरक्षा करता है। जब पशु हीट के अंदर आ जाता है तो उस समय ये खुलता है और इससे है वो एक चिपचिपा द्रव स्त्रावित पदार्थ का है वो स्त्राव होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रीड की। किसकी बात करते हैं डियर्स? ब्रीड की बात करते हैं कि ब्रीड होती है वो क्या होती है, नस्ल होती है वो क्या होती है। अब अपन बात करेंगे नस्ल की। नस्ल की मैं बात करूं कि समान शारीरिक विशेषताओं, रूप, रंग, आकार और आनुवंशिक गुणों वाले पशुओं का समूह जो अपनी विशेषताओं को संतति में स्थानांतरित करने में सक्षम होता है, नस्ल कहलाता है। नस्ल क्या होता है कि समान शारीरिक विशेषताएं, ऐसे पशुओं का समूह जिनमें शारीरिक विशेषताएं समान होती है, उनका रूप रंग समान होता है, उनका आकार और आनुवंशिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। और अपनी ये जो शारीरिक विशेषता, रूप रंग, आकार, आनुवंशिक गुण, इनको है वो अपनी संततियों में स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनके गुण है वो स्थानांतरित होने योग्य होते हैं, उनको अपन नस्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए साहिवाल गाय या मुर्रा भैंस। नस्ल का निर्धारण है वो पीढ़ियों के चयनात्मक प्रजनन द्वारा होता है। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से प्रत्येक नस्ल विशिष्ट जलवायु और उत्पादन क्षमता के लिए अनुकूलित होती है। ये हो गया अपने नस्ल क्या होती है? नस्ल के समान शारीरिक विशेषताओं, रूप रंग, आकार और आनुवंशिक गुणों वाले पशुओं का समूह जो इन विशेषताओं को है वो अपनी अगली पीढ़ी के अंदर यानी संतति के अंदर ले जाने के सक्षम होते हैं, स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं, उनको अपन नस्ल कहते हैं। जैसे गाय की साहिवाल हो गई, भैंस की मुर्रा हो गई। अगला अपना है कोलेस्ट्रम। क्या है डेफिनेशन डियर्स? कि कोलेस्ट्रम क्या है, खीस क्या है। कोलेस्ट्रम की मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रम होता है वो प्रसव के तुरंत बाद मादा पशुओं द्वारा स्त्रावित होने वाला गाढ़ा पीले रंग का दूध होता है, खीस कहलाता है। क्या होता है? खीर पर्स जो कोलेस्ट्रम की बात करें अगर अपन की, कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम जिसको अपन खीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं। कोलेस्ट्रम क्या होता है? तो जब पशु का प्रसव क्रिया होती है, प्रसव के तुरंत बाद, प्रसव के बाद में वो पशु से गाढ़ा तरल गाढ़ा है वो स्त्रावित, गाढ़ा पीले रंग का दूध पदार्थ स्त्रावित होता है, उसको अपन खीस कहते हैं। साधारण दूध की तुलना में इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज है प्रचुर मात्रा में होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, इम्यूनो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है, आईजीजी है वो इसके अंदर पाई जाती है। कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? आईजीजी एंटीबॉडी है वो इसके अंदर पाई जाती है। नवजात बच्चे को है वो पैसिव इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। पैसिव बच्चे को है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। और नवजात बच्चे को अपने शरीर वजन का 10% खीस है वो खिलाना अनिवार्य रहता है। क्या होता है कि जो नवजात बच्चे होते हैं उन नवजात बच्चों को अपने शरीर भार का लगभग 10% खीस है वो पिलाना अनिवार्य होता है। जैसे मान लो 10 किलो का बछड़ा है तो इसका 10% 1 किलो है वो उसको खीस है वो बच्चों को पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए? खीस होता है इसके अंदर
एंटी इम्यूनोग्लोबिन है, जो एंटीबॉडी है वो पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है, आईजीजी पाई जाती है, जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चारा की, कि चारा क्या होती है, रोजेज क्या होता है। तो वह पशु आहार जिसमें कच्चे रेशे की मात्रा 18% से अधिक होती है और टीडीएन की मात्रा 60% से कम होती है, उसको अपन रफेज या चारा कहते हैं। चारा की मैं बात करूं कि चारा क्या होता है, तो चारा के अंदर जो अपने फाइबर होते हैं, क्या होते हैं, कुल क्रूड फाइबर होते हैं, कच्चे फाइबर होते हैं, कच्चे रेशे होते हैं। फाइबर कितने होते हैं? तो फाइबर होते हैं वो 18% से क्या होते हैं, कम होते हैं। फाइबर अपने 18% से कम होते हैं, सॉरी, फाइबर 18% से अधिक होते हैं। और जो टीडीएन होता है, क्या होता है, टीडीएन होता है वो 60% से क्या होता है, कम होता है। ये अपन को है वो ध्यान रखना। चारे के अंदर फाइबर, क्रूड फाइबर होते हैं वो 80% से अधिक होते हैं और टीडीएन होता है वो 60% से कम होता है। ये चारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हरा चारा जैसे बरसीम, नेपियर का, और दूसरा होता है सूखा चारा। जुगाली करने वाले पशुओं के रुमेन में पाचन और किण्वन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होता है। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, रूमिनेट्स एनिमल्स होते हैं, उन रूमिनेट्स एनिमल के अंदर है वो पाचन और किण्वन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होता है। अगला होता है काविंग इंटरवल। क्या है अपना काविंग इंटरवल? होता है कि ब्यात अंतराल क्या होता है, काविंग इंटरवल क्या होता है। तो पशु के एक बार बच्चा देने से लेकर अगले प्रसव के बीच के कुल समय को ब्यात अंतराल कहते हैं। एक बार मान लो पशु ने वो बच्चा दे दिया, उसके अंदर काविंग हो गई, एक काविंग से लेके दूसरी बार जब वो ब्याएगा तो उनके बीच की जो अवधि होगी उसको अपन ब्यात काल कहते हैं। गाय और भैंस का एक आदर्श ब्यात काल 12 से 14 माह होता है। गाय भैंस का काविंग इंटरवल कितना होता है? 12 टू 14 मंथ होता है। ये है समय 15 महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए। डेयरी व्यवसाय में लाभ वृद्धि कम होता है। पशु प्रजनन क्षमता और डेयरी प्रबंधन की दक्षता को नापने का मुख्य पैमाना होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेगी। क्या करते हैं? हेगी। हेगी में बात करूं तो हे सूखा चारा होता है। क्या होता है? हे होता है वो अपने सूखा चारा होता है। ये ध्यान रखना है कि हे होता है वो सूखा चारा होता है। हरे चारे को इस प्रकार सुखाया गया है जिसमें नमी की मात्रा क्या होती है, 15 टू 20% से कम होती है। इसके अंदर अगर अपन नमी की बात करें तो नमी कितनी होती है? 15 से 20% होती है। कितनी होती है? 15 से 20% होती है। और चारे के पोषक तत्व हरा रंग में सुरक्षित रहते हे कहलाता है। ऐसा सुखाया गया हरे चारे को है वो सुखा करके है वो अपन संरक्षित करते हैं, जिसमें नमी की मात्रा 15 से 20% होती है और इसमें पोषक तत्व और हरे रंग में वो सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए पतले तने और प्रचुर पत्तियों वाले फलीदार चारे जैसे बरसीम, लूसन और सबसे उपयुक्त रहते हैं। नमी कम होने के कारण इसमें फफूंद है वो नहीं लगते और लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। ये सूखे के समय में पशुओं को गुणवत्तापूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला है अपना प्रसव। क्या है कि प्रसव क्या है, पेनेट्रेशन क्या होता है कि पूर्ण गर्भकाल के समाप्त होने के बाद, गर्भकाल के समाप्त होने के बाद गर्भाशय से परिपक्व भ्रूण और अपरा प्लेसेंटा बाहर निकलने की जो प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। पूर्ण गर्भकाल के पूर्ण होने के बाद में, समाप्त होने के बाद में गर्भाशय से वो परिपक्व भ्रूण यानी कि बच्चा होता है वो बाहर निकलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं। ये प्रक्रिया हार्मोनल बदलाव के कारण होती है। किसके द्वारा होती है? हार्मोनल बदलाव के कारण होती है। जैसे ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर है वो गिर जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव बढ़ता है इसमें और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन स्त्राव है वो घटता है। प्रसव को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले गर्भाशय गिरवा का खुलना, सबसे पहले गर्भाशय गिरवा खुलेगा, फिर बच्चा बाहर आएगा और फिर है वो प्लेसेंटा गिरेगी। नेक्स्ट अपना है प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स की मैं बात करूं, ये जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह को आहार पूरक मिश्रण कहते हैं, जो पशु के पाचन तंत्र में स्वस्थ माइक्रोबायोटा को संतुलन को बनाए रखते हैं। कि ये जीवित सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, का आहार पूरक मिश्रण होता है, जो पशु के पाचन तंत्र को है वो क्या करते हैं? स्वस्थ माइक्रोबायोटा के संतुलन को बनाए रखते हैं। ये हानिकारक रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। क्या करते हैं? हानिकारक रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं और पोषक तत्वों के पाचन तथा अवशोषणों में सुधार करते हैं। क्या करते हैं? पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण में सुधार करते हैं। इनका उपयोग एंटीबायोटिक उपचार के बाद में तनाव की स्थिति में पशुओं की पाचन शक्ति और इम्यूनिटी को बढ़ाने में करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए वो इसका उपयोग करते हैं, जिसके अंदर जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट अपनी है विनिंग।
विनिंग की मैं बात करूं तो ये है बछड़े के पालने से रिलेटेड। तो बछड़े को अपन है वो दो प्रकार से पाल सकते हैं। एक तो बछड़े को पालने की विधि है वो है विनिंग, क्या है विनिंग है, और दूसरी है वो है सकलिंग, क्या है सकलिंग। बछड़े को पालने की दो विधियां होती है, एक होती है विनिंग और दूसरी होती है सकलिंग। विनिंग का मतलब होता है बछड़े को है वो गाय से अलग रख के पालना, ये एक वैज्ञानिक विधि है, क्या है वैज्ञानिक विधि है, कृत्रिम विधि है। और सकलिंग की विधि है बछड़े को गाय के साथ में अपनी माँ के साथ में रख के पालना। तो ये क्या है एक प्राकृतिक मेथड है, ठीक है, ये अपन को है वो ध्यान रखना है। फिर मैं बात करूं कि नवजात बछड़े को उसकी माँ का दूध पीने से अलग कर देना और ठोस या कृत्रिम आहार पर स्थानांतरित करने का प्रबंधन होता है। विनिंग का मतलब होता है कि नवजात बछड़े को है वो जन्म के बाद में उसको अपनी माँ से अलग रख के पालना, उसको दूध पिलाने की जगह उसको है वो अन्य दूध रिप्लेसमेंट जो प्रोडक्ट होते हैं उनको है वो दिया जाता है। वैज्ञानिक डेयरी फार्मिंग ऊपर है ये जन्म के तुरंत बाद में कुछ हफ्तों के भीतर ही हो जाती है। इससे माँ के दूध के अंदर क्या होती है तेजी से वो विकास में मदद मिलती है। वैज्ञानिक विनिंग से बछड़ों की वृद्धि दर है वो बेहतर होती है। विनिंग का मतलब होता है कि बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना, और ये है वो व्यावसायिक डेयरियों वगैरह के अंदर अपनाते हैं ताकि अधिक दूध उत्पादन उनको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है अपना फ्री मार्टिन। ये क्या होता है एक प्रकार की डिजीज है, क्या है ये एक जेनेटिक्स डिजीज है, आनुवांशिक बीमारी है फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन है वो क्या है एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जब एक ही समय में एक नर और भी एक मादा जुड़वे बच्चों का जन्म होता है तो मादा बच्चा पराये बांझ उत्पन्न होता है, जैसे फ्री मार्टिन कहते हैं। फ्री मार्टिन का मतलब क्या हो गया, जैसे अपने गाय है, गाय में क्या होता है प्रसव क्रिया होती है, काविंग होती है, क्या होती है गाय के अंदर प्रसव क्रिया को काविंग कहते हैं। काविंग हो गई, काविंग के समय उसके दो बच्चे होते हैं, कितने होते हैं दो बच्चे होते हैं, एक नर बच्चा हो गया और एक क्या हो गया मादा बच्चा हो गया, यानी कि एक छोटा टोगड़ी होगी और एक टोगड़ी होगी, ठीक है। तो जब ये बच्चे होते हैं तो इनमें जो ये मादा होगी ये क्या होगी बांझ होगी, क्या होगी बांझ होगी। इस क्रिया को इसको अपन क्या बोलते हैं फ्री मार्टिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्री मार्टिन, समझ गए। कि जब एक ही समय है वो दो भिन्न नर और मादा अलग अलग जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें जो अपनी मादा होती है वो क्या होती है बांझ होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं ये फ्री मार्टिन के नाम से जानते हैं, ठीक है डियर्स। क्या हो गया तो ये फ्री मार्टिन है। अब अपन बात करते हैं फ्री मार्टिन होता क्यों, कि ऐसा गर्भाशय में दोनों भ्रूण की रक्त वाहिकाओं के आपस में जुड़े होने जाने के कारण नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मादा के जननांग विकास जननांग जो मादा के जननांग होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके विकास को बाधित कर देता है। ऐसे मादा पशु का प्रजनन तंत्र अपूर्ण विकसित रहता है और ये भविष्य में गर्भ धारण नहीं कर सकता है। क्या होता है कि जब गर्भाशय के अंदर दोनों भ्रूण नर भ्रूण और मादा भ्रूण टोगड़ी और टोगड़गी दोनों साथ में विकास होता है उस समय रक्त वाहिकाएं आपस में वो जुड़ी रहती है। तो क्या होता है कि नर हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है नर हार्मोन वो मादा के जननांगों के विकास को क्या कर देता है बाधित कर देता है, जिससे इनमें क्या होते हैं आगे विकास नहीं होता है। अगला अपना है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन से मैं बात करूं तो आपने कोविड के अंदर ये नाम सुना होगा क्वारंटाइन, के फार्म पर बाहर से लाए गए पशुओं या रोगग्रस्त क्षेत्र से लाए गए पशुओं के मुख्य झुंड से वो 30 दिनों के लिए अलग रखने की सुरक्षात्मक प्रक्रिया क्वारंटाइन कहलाती है। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि अपना जो डेयरी फार्म होता है उस डेयरी फार्म में अगर अपन कहीं बाहर से पशु लेके आ रहे हैं तो उन डेयरी फार्म से पशुओं को अलग रख के वो कुछ दिन के लिए अपन अलग रखते हैं ताकि अपन को ये पता चल सके कि ये पशु स्वस्थ है या नहीं है, इस पशु में किसी प्रकार का रोग नहीं है, इस पशु में किसी प्रकार का है वो कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं है, उसका पता लगाने के लिए अपन क्वारंटाइन करते हैं। आपने कोविड में नाम सुना होगा कि क्वारंटाइन करो, जो बाहर से आते थे उनको अपन से 7 दिन तक अलग रखते थे, अलग कोई रूम वगैरह में रखते थे कि ये क्वारंटाइन रूम है ऐसा अपन कहते थे, तो वो होता है क्वारंटाइन संगरोध। इस अवधि के दौरान पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है और उनका टीकाकरण वगैरह डीवर्मिंग वगैरह की जाती है। संक्रामक बीमारियों का है वो पता लगाने के लिए करते हैं। अगला अपना है आइसोलेशन। क्या है आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है कि फार्म में संक्रामक या सूत की बीमारी से पीड़ित पशुओं को तुरंत पहचान कर स्वस्थ पशुओं के समूह से अलग करने की क्रिया को आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन क्या होता है कि अपना ये फार्म है, इस फार्म के अंदर बहुत सारे पशु है, मान लो इस पशुओं में से किसी एक पशु को क्या हो गया
संक्रामक इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया, संक्रामक रोग हो गया। ऐसा रोग जो एक पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैलते हैं उनको अपन संक्रामक रोग बोलते हैं। तो इस संक्रामक ग्रसित रोगी पशु को है वो अलग रखकर पाला जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं। ये बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए वो किया जाता है। अगला है अपना हीफर। क्या है हीफर? हीफर क्या होता है? हीफर की मैं बात करूं कि ये ऐसी मादा गाय या भैंस होती है जिनमें लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर ली है लेकिन अभी तक पहली बार प्रसव नहीं किया है, उसे अपन हीफर कहते हैं। क्या कहते हैं? हीफर कहते हैं। हीफर का मतलब क्या होता है? हीफर का मतलब होता है कि ऐसी मादा मादा गाय या भैंस, क्या मादा गाय या भैंस जिसने है वो लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर ली है लेकिन उसने अभी तक है वो प्रसव क्रिया है वो नहीं की है, प्रथम बार अभी तक वो ब्याही नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हीफर कहते हैं। जबकि जी एक बार भी गाय जो कि ब्याउडी नहीं हुए गाय या टोगड़ी जके न पको या भैंस को अब अगर एक बार भी जी तक ब्याही नहीं है ना तो बी ने आपको कह टोगड़ी हो टोगड़ी ने हीफर कहा करो, ठीक है। हमारे मुंह ने तो टोगड़ी बोलिया करे हीफर ने, और भैंसे होती नहीं है हमारे बाड़मेर में, और अगर भैंसे होती है तो उनको क्या बोलते हैं? भैंस को पाडी। पाडी और टोगरी होती है जो अभी तक ब्याही नहीं है उसको अपन हीफर कहते हैं। लेकिन छोटी भी नहीं वो है, वो उसके अंदर क्या होनी चाहिए? लैंगिक परिपक्वता होनी चाहिए, प्यूबिलिटी होनी चाहिए। जिस पाडी और टोगरी के अंदर प्यूबिलिटी है और अभी तक वो ब्याही नहीं है उसको अपन हीफर कहते हैं। इस अवस्था में पशु का सही शारीरिक विकास और वजन बहुत महत्वपूर्ण होता है और पहली बार सफलतापूर्वक गर्भ धारण करने पर इसे गर्भवती हीफर कहते हैं। क्या कहते हैं? जब गर्भ धारण कर लेती है तब उसको अपन ने वो प्रेग्नेंट हीफर कहते हैं। अगला अपना है मैकोनिज्म। मैकोनिज्म की मैं बात करूं तो मैकोनिज्म क्या होता है कि नवजात बछड़े की प्रथम जो नवजात बछड़े का प्रथम उत्सर्जन, नवजात बछड़े का प्रथम उत्सर्जन क्या कहलाता है? मैकोनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? मैकोनिज्म कहलाता है। नवजात शिशु या बछड़े द्वारा जन्म के तुरंत बाद आंतों से निष्कासित किया जाने वाला पहला गाढ़ा और चिपचिपा हरे या काले रंग का जो मल होता है उसको अपन क्या कहते हैं? मैकोनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जात विष्टक नहीं, मैकोनिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैकोनिज्म। मैकोनिज्म क्या होता है? जो नवजात बछड़ा होता है जो जन्म में पहला मल त्याग करता है, प्रथम मल का जो उत्सर्जन करता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रथम उत्सर्जन मल, उसको अपन मैकोनिज्म कहते हैं। इसमें भ्रूण अवस्था के दौरान निकला गया एमोनिटॉक्स फील्ड अमनीटॉक्स फील्ड होता है, अमीनिटॉक्स फील्ड होता है, पित्त और आंतों की कोशिकाएं शामिल होती है। ये खीस में मौजूद लेग्जेक्टिव गुण के कारण है वो आंतों से बाहर निकलता है। जब पशु को अपन खीस खिलाते हैं बछड़े को तो खीस के अंदर क्या होता है? विरेचक का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? विरेचक का गुण होता है। इसके कारण है ये मैकोनिज्म है वो हाथों से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है वो है रुमेन। क्या है? रुमेन। रुमेन की मैं बात करूं कि रुमेन क्या होता है तो जुगाली करने वाले पशुओं के जटिल आमाशय का पहला और सबसे बड़ा कक्ष होता है रुमेन। रुमेन जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, कौन से पशु होते हैं? रूमिनेट एनिमल होते हैं, जुगाली करने वाले पशु होते हैं। उनमें 4 प्रकार के है वो आमाशय पाए जाता है। आमाशय के 4 भाग होता है। एक होता है रुमेन। क्या होता है? रुमेन। एक होता है रेटिकुलम। क्या होता है? रेटिकुलम। रुमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम और ओमेजम। एबोमेजम और एमोजम, ओमेजम। ये है वो 4 प्रकार के है वो पेट होते हैं जो आमाशय होते हैं। तो इसमें रुमेन होता है वो आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। ये 85% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 85% भाग बनाता है। इसमें अरबों संख्या में लाभदायक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सूक्ष्म जीव होते हैं। सेल्यूलोज और जटिल रेशेदार भोजन का क्या करता है? किण्वन करता है। रुमेन में वाष्पशील अम्लीय का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अपनी ओवरी। क्या है? ओवरी क्या है? अंडाशय क्या है? अंडाशय की मैं बात करूं तो मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग जो अंडाणु है और महिला में सेक्स हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। क्या करता है? अगर मैं बात करूं अंडाशय की, किसकी बात करूं? अंडाशय की बात करें अपन, अगर ओवरी की बात करें, ओवरी की बात करें कि ओवरी क्या होता है तो ओवरी होता है वो मानव जनन का प्राथमिक अंग अंडाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक तो ये अंडाणु का निर्माण करता है, उसके अलावा जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं जो
उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? ओवरी करता है। ये अपन को बहुत ध्यान रखना है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय होता है। ये मध्य चक्र के दौरान परिपक्व अंडों को मुक्त करता है और उससे निषेचन के लिए है वो आवश्यक होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए है वो क्या करता है? जब पशुओं के अंदर है वो मध्य चक्र आ जाता है तो मध्य चक्र के दौरान परिपक्व अंडों को मुक्त करता है और जब अंडे मुक्त हो गए तब उनमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन होगा। अगला है क्लोज ब्रीडिंग। क्या है? क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग है वो अत्यंत निकट संबंधी पशुओं के बीच में कराया जाने वाला क्या होता है? इन ब्रीडिंग होता है। क्लोज ब्रीडिंग क्या होता है कि अत्यंत निकट संबंधी जो पशु होते हैं उनके बीच में करवाया जाने वाला अंत प्रजनन होता है। जैसे माता पिता का संतान या सगे भाई बहन का आपस में संकरण क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। अत्यंत नजदीक जो होते हैं, जैसे सगे भाई का सगे बहन से या माता का पिता से या माता पिता का है वो संतान से जो अपन ब्रीडिंग करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, उसको अपन क्लोज ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। और क्लोज ब्रीडिंग का उपयोग है वो अपन आनुवंशिक गुणों को बनाए रखने और उनमें वांछित लक्षणों की स्थिरता करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? पशुओं में आनुवंशिक गुणों को बनाए रखने के लिए अपन क्लोज ब्रीडिंग करते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से क्या हो जाता है? इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन और अंत प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है अपना मध्य चक्र और ऑस्ट्रस साइकिल। क्या है? मध्य चक्र या ऑस्ट्रस साइकिल की है वो अपन बात करेंगे। अगर मैं बात करूं मध्य चक्र, तो मादा पशुओं में एक मध्य के प्रारंभ होने से अगले मध्य के प्रारंभ होने तक के नियमित जनन संबंधी घटनाओं को अपन क्या कहते हैं? मध्य चक्र कहते हैं। मादा पशु होते हैं उनमें एक मध्य से प्रारंभ करके और अगले मध्य के बीच की जो भी क्रिया होती है उनको अपन मध्य चक्र कहते हैं। गाय और भैंसों में मध्य चक्र की औसतन अवधि कितनी होती है? 21 दिन होती है। मध्य चक्र का मतलब होता है आज मान लो पशु है वो मध्यकाल हीट के अंदर आ गया है और आज हीट के अंदर आया, आज से लेके अगली बार जब वो हीट के अंदर आएगा इनके बीच की जो अवधि होती है उसको अपन क्या कहते हैं? मध्य चक्र कहते हैं। और गाय और भैंस में मध्य चक्र की अवधि होती है वो 21 दिन होती है, 21 डेज की होती है। इसे मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। मध्य चक्र की 4 अवस्थाएं होती है, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और डाइएस्ट्रस। क्या है? प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और डाइएस्ट्रस, ये मध्य चक्र की 4 अवस्थाएं होती है। इस चक्र का सही ज्ञान कृत्रिम गर्भाधान के सटीक समय का चयन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है अपना क्रिस क्रॉसिंग। कि क्रिस क्रॉसिंग क्या होता है? बात करें अगर अपन क्रिस क्रॉसिंग की, तो क्रिस क्रॉसिंग बाह्य संकलन की एक प्रक्रिया है। क्या है? आउटब्रीडिंग की एक प्रक्रिया होती है जिनमें दो अलग अलग नस्लों के नर पशुओं का एक के बाद एक वैकल्पिक पीढ़ियों में उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं अपन क्रिस क्रॉसिंग में? क्या करते हैं? तो क्रिस क्रॉसिंग एक आउटर ब्रीडिंग की है वो प्रणाली होती है। इसमें अपन क्या करते हैं कि दो अलग अलग नस्ल के नर पशुओं का है वो अपन क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव, एक के बाद एक वैकल्पिक के रूप में पीढ़ियों में उपयोग करते हैं। जैसे पहली पीढ़ी में नस्ल ए के पशु नर पशु का उपयोग और उसकी संतति पर अगली पीढ़ी में नस्ल बी के नर का उपयोग किया जाता है। मुख्य उद्देश्य होता है इसमें संकर ओज का लाभ निरंतर लेने के लिए करते हैं। संकर ओज बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? क्रिस क्रॉसिंग करते हैं। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है वो है एफएमडी, खुरपका मुंह पका वायरस, फूड एंड माउथ डिजीज। तो ये पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित बीमारी है। कैसी है? एफएमडी होती है, ये विषाणुओं से होती है। किससे होती है? विषाणु से होती है, वायरस से होती है, विषाणु जनित बीमारी है। ये पशु है वो खुर वाले जो पशु होते हैं गाय भैंस भेड़ बकरियों को प्रभावित करते हैं। खुर वाले पशु गाय भैंस भेड़ और बकरी इस एफएमडी से प्रभावित होती है। इसमें पशु को तेज बुखार आता है। क्या आता है? पशु को तेज बुखार आता है। मुंह और मसूड़ों से खुरों के बीच से वो साले पड़ जाते हैं, पशुओं से लार टपकती है। इसमें नियमित रूप से वर्ष में अपन है वो 2 बार है वो एफएमडी का टीका लगाते हैं। कितनी बार टीका लगाते हैं? वर्ष में 2 बार एफएमडी का टीका लगाते हैं। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। वो डेफिनेशन है अपने फूड एडिटिव आहार पूरक कि फीड एडिटिव क्या होते हैं? वे गैर पोषक पदार्थ जो पशु आहार में बहुत कम मात्रा में मिलाया जाता है ताकि भोजन की रुचि, पाचन दर या स्वास्थ्य और उत्पादन दर में सुधार हो सके। ऐसे
पोषक गैर पोषक पदार्थ, जिनमें पोषक पदार्थ होता है, पोषण न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो कम होती है, उनको है वो अपन पशु आहार के अंदर कम मात्रा में मिलाते हैं, जिससे भोजन का स्वाद बढ़ जाए, भोजन की रुचि बढ़ जाए, पूरक आहार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रोबायोटिक्स हो गए, एंजाइम हो गए, एंटीऑक्सीडेंट, खनिज मिश्रण आदि प्रकार के होते हैं, इनको अपन फीड एडिटिव कहते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है कि किसी पशु समूहों के में से अगली पीढ़ी का जनक बनाने के लिए उसे श्रेष्ठ आनुवांशिक लक्षणों वाले पशुओं का चयन करना, पशुओं के झुंड में से अपने अच्छे गुणों वाले पशुओं का चयन करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग होता है असंबंधित पशुओं, जिनमें कम से कम 4 से 6 पीढ़ी तक कोई भी है वो संबंध नहीं हो, उनके बीच में प्रजनन को आउटब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य प्रजनन क्या होता है कि 4 से 6 पीढ़ी तक असंबंधित पशुओं के बीच में क्या करवाते हैं? अपन प्रजनन करवाते हैं। इस प्रजनन करवाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आउटब्रीडिंग कहते हैं। एक ही नस्ल के भिन्न वंशों या के बीच या दो अलग अलग नस्ल प्रजातियों के बीच में किया जाता है। इसका उपयोग है वो अपने अंत प्रजनन अवसाद को दूर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है अपना टीजर बुल। नसबंदीकृत सांड को क्या कहते हैं? टीजर बुल कहते हैं। टीजर बुल क्या होता है? नसबंदीकृत सांड। जो नसबंदीकृत सांड होता है, नसबंदीकृत सांड, नसबंदीकृत सांड को अपन क्या कहते हैं? टीजर बुल कहते हैं। वैसेक्टोमी कर रखी है जिसमें, क्या कर रखी है? वैसेक्टोमी कर रखी है। ऐसा नर सांड जिसमें वैसेक्टोमी कर रखी है, उसकी नसबंदी कर रखी है, उसको अपन क्या कहते हैं? टीजर बुल कहते हैं। किसमें कैसे क्या कहते हैं? टीजर बुल कहते हैं। जिसकी शल्य चिकित्सा के द्वारा है वो नसबंदी कर दी जाती है, शुक्रवाहिनी नली को हटा देती है। क्या कर देती है अपन? नसबंदी में क्या करते हैं? जो अपनी शुक्रवाहिनी नली होती है नर पशुओं में, वो शुक्रवाहिनी नली को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। और टीजर बुल है, इसका उपयोग अपन क्या करते हैं कि मादा पशुओं के पहचान में करते हैं। किसमें? मध में आई हुई मादा पशुओं के पहचान के लिए करते हैं। ऐसे मादा पशु जो हीट में आई है या नहीं आई है, उनके पहचान के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? टीजर बुल का उपयोग करते हैं। जो डेयरी फार्मों पर अपने जो साइलेंट हीट वाली गाय भैंस होती है, साइलेंट हीट का मतलब होता है कि ऐसी गाय भैंसें जिनके अंदर मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं होते, उनको अपन साइलेंट हीट कहते हैं। उनके अंदर है वो अपन को हीट का पता लगवाने के लिए अपन टीजर बुल का उपयोग करते हैं। और टीजर बुल क्या होती है? तो नसबंदीकृत नर सांड होता है। यानी कि क्या करते हैं? जो नर सांड होता है उसके अंदर वासेक्टोमी कर देते हैं, वैसेक्टोमी कर देते हैं। वैसेक्टोमी का मतलब होता है उसकी जो शुक्रवाहिनी नली है, शुक्रवाक नली है, उस शुक्रवाहिनी नली को अपन क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इसमें क्या होता है कि वीर्य का स्खलन तो होता है। क्या होता है? वीर्य का स्खलन होता है। नसबंदी का जो टीजर सांड होते हैं इसमें वीर्य का क्या होता है? वीर्य का स्खलन होता है। ये ध्यान रखना, वीर्य का स्खलन तो होता है, लेकिन क्या होता है उस वीर्य के अंदर क्या नहीं होते? शुक्राणु होते हैं, वो वीर्य के अंदर अनुपस्थित होते हैं। वीर्य के अंदर शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? टीजर बुल कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग मेथड। स्ट्रिपिंग मेथड की मैं बात करूं तो ये दूध निकालने की एक विधि है। जो छोटे थन वाले पशु होते हैं, क्या होते हैं? छोटे थन वाले पशु, छोटे थन वाले पशुओं में संपूर्ण दूध निकालने की जो विधि होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग मेथड बोलते हैं। चुटकी विधि। इस प्रकार से वो दूध निकाला जाता है, थन को पकड़ के ऐसे अपन है वो चुटकी के द्वारा दूध को निकालते हैं। छोटे थनों वाले पशुओं को दूध निकालने की एक पारंपरिक विधि है। इसमें थन के ऊपरी हिस्से को अंगूठे और तर्जनी अंगुली की सहायता से चुटकी में दबाकर नीचे की ओर खींचती है, जिससे दूध है वो निकल जाता है। ये है वो दूध निकालने की सही विधि नहीं है। इसमें थन के ऊतकों में दर्द होता है और उससे हानि हो सकती है। दूध निकालने की जो सबसे अच्छी विधि है वो है पूर्ण हस्त विधि। कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि है। इस प्रकार से जो अपन मादा पशुओं का दूध निकालते हैं वो पूर्ण हस्त विधि होती है। फुल हैंड मेथड होती है, वो दूध निकालने की सबसे उपयुक्त विधि होती है। अगली अपनी डेफिनेशन है मैस्टाइटिस। क्या है? मैस्टाइटिस थनैला रोग बोलते हैं, जिसको अपन अडर के अंदर ये होता है, अयन में होता है। थनैला या मैस्टाइटिस अयन और थनों की एक गंभीर जीवाणु जनित बीमारी है। कौन सी है? स्टेप्टोकोकस जीवाणु से होता है। स्टेप्टोकोकस जीवाणु से होता है। किससे होता है? जो अपना थनैला होता है, मैस्टाइटिस जिसको अपन बोलते हैं, मैस्टाइटिस, ये एक जीवाणु जनित है। स्टेप्टोकोकस जीवाणु से होती है। कौन से जीवाणु से होती है? स्टेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा ये बीमारी होती है। इस रोग में अयन में सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है? अयन में सूजन हो जाती है। दर्द और लालिमा आ जाती है।
तथा दूध का रंग है वो बदल जाता है, उसमें थक्के वगैरह आने लग जाते हैं। दूध के अंदर है वो कभी कभार अपन देखते हैं दूध के अंदर है वो थक्के आ जाते हैं, मवाद आने लग जाती है, वो किसके कारण होती है? इस मैस्टाइटिस के कारण होती है। ये होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से होता है। इसके लिए अपन को है वो एंटीबायोटिक से वो उपचार करवाना चाहिए, वरना दुग्ध उत्पादन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। डेफिनेशन तो बहुत सारी आ गई इसमें। नेक्स्ट अपनी है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप की बात करें तो ग्रेडिंग अप है वो एक प्रजनन की विधि है। क्या है? ग्रेडिंग अप प्रजनन की एक विधि है, जिसमें क्या करते हैं कि स्थानीय मादा पशुओं का निरंतर 5 से 6 पीढ़ियों तक किसी शुद्ध उच्च नस्ल वाले सांड से वो गर्भधान करवाते हैं। ग्रेडिंग अप का मतलब होता है, ग्रेडिंग अप है वो नस्ल सुधार के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नस्ल सुधार के लिए। ग्रेडिंग अप क्यों करते हैं? नस्ल सुधार के लिए करते हैं। क्या करते हैं इसमें? जो अपनी देसी नस्ल है उस देसी नस्ल का उसमें संकरण करवाते हैं, प्रजनन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? प्रजनन करवाते हैं। किस कौन से पशु से? तो उत्तम नस्ल के पशुओं से। कौन से पशुओं से? जो उत्तम पशु होते हैं, उत्तम नस्ल के पशु होते हैं, उनका है वो लगभग लगातार 7 से 8 पीढ़ी तक करवाते हैं। कितने तक? लगातार देसी नस्लों का 7 से 8 पीढ़ी तक है वो अपन उत्तम नस्लों वाले नर पशुओं से गर्भाधान करवाते हैं, उसमें प्रजनन करवाते हैं। प्रत्येक पीढ़ी के साथ में शुद्ध नस्ल के आनुवंशिक गुण बढ़ते जाते हैं और 6-7 पीढ़ियों के बाद में स्थानीय पशु लगभग क्या हो जाते हैं? शुद्ध नस्ल के अंदर है वो बदल जाते हैं। नेक्स्ट है अपना लोकेशन, लोकेटेशन या दुग्ध काल। दुग्ध काल क्या होता है कि प्रसव के बाद दूध शुरू होने से लेके दूध सूखने तक की जो कुल अवधि होती है वो क्या कहलाती है? दुग्ध काल कहलाती है। गाय भैंसों के अंदर ये 305 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? गाय भैंसों के अंदर दुग्ध काल की अवधि 305 दिन की होती है। उत्पादन को बनाए रख सके। दुग्ध काल की लंबाई और दूध उत्पादन क्षमता आनुवंशिक और प्रबंधनीय है। नेक्स्ट है अपना गेस्टेशन पीरियड। क्या है गेस्टेशन पीरियड? गर्भकाल। गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल की मैं बात करूं तो सफलतापूर्वक गर्भधारण होने से लेके बच्चे जन्म तक की जो कुल समय अवधि होती है उसको अपन क्या कहते हैं? गर्भकाल अवधि कहते हैं। यानी कि गर्भधारण से लेके और उसके जन्म तक, प्रसव क्रिया तक, गर्भधारण से लेके प्रसव तक की क्रिया, सॉरी, गर्भधारण से लेके प्रसव तक जो अवधि होती है बीच की उसको अपन क्या बोलते हैं? गर्भकाल कहते हैं। गाय के अंदर लगभग 280 से 285 दिन की होती है। गाय के अंदर मैं गर्भकाल की बात करूं तो गाय के अंदर गर्भकाल होता है वो 280 से लेके 280 से लेके 285 डेज का होता है। भैंस के अंदर 310 दिन का होता है। कितना होता है? अगर अपन बफेलोज की बात करें, भैंस की बात करें तो भैंस की गर्भकाल अवधि 310 दिन की होती है। भेड़ बकरी की अवधि होती है लगभग 148 से 50 होती है। भेड़ या बकरी, अब गोने की बात करो, गोने लड़े हुए आप कितनी हुए? 148 दिन हुए, लगभग 150 दिन की हुए। ठीक है। अगली अपनी डेफिनेशन है, अगली है जुगाली करने वाले पशु या रूमिनेट्स पशु। के रूमिनेट्स पशु है बे खाया हुए तो एडा पशु, ऐसे पशु जो है वो जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करने को काम करे बाने आप रूमिनेट्स पशु कहते हैं। वे समखोर वाले शाकाहारी पशु जिनमें आमाशय में 4 कक्ष रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम होते हैं और भोजन को जल्दी से निकलकर बाद में वापस मुंह से चबाते रहते हैं, यानी जुगाली करते हैं, रूमिनेट कहलाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी होते हैं। नेक्स्ट है अपना आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है कि एक ही नस्ल के ऐसे पशुओं के बीच में कराया जाने वाला प्रजनन जिसका 4 से 6 पीढ़ी तक कोई भी है वो आपस में संबंध नहीं होता है। ये है वो मैंने करवा दिया था बाय प्रजनन। अंत प्रजनन में क्या होता है कि इसमें घनिष्ठ संबंधी जैसे भाई बहन, पिता पुत्री, माता पुत्री के साथ में वो क्या करवाते हैं? 4 से 6 पीढ़ियों के भीतर करवाए जाने वाला जो प्रजनन होता है उसको अपन अंत प्रजनन कहते हैं। लगातार अंत प्रजनन के कारण प्रजनन में वो क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। अब अपन बात करते हैं, तो अब अपने डेफिनेशन है वो लगभग 40 के समथिंग अपन ने कर ली है। अब अपन बात करेंगे अपने जो डिफरेंट है या फिर शॉर्ट समरी वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की है वो अपन बात करने वाले हैं। फर्स्ट अपना है कि फर्टिलाइजेशन इन फार्म एनिमल। जो
अपने फार्म एनिमल है उनके अंदर निषेचन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? निषेचन। पशुओं में निषेचन एक जैविक प्रक्रिया है। निषेचन होता है वो जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें अगुणित नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु होते हैं और मादा युग्मक अंडाणु होते हैं, आपस में मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। निषेचन का मतलब क्या होता है? निषेचन का मतलब होता है अगुणित मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के अंडवाहिनी में होती है। क्या पर होती है? जो मादा जनन तंत्र है उसके अंडवाहिनी का जो एम्प्यूला पार्ट होता है, एम्प्यूला पार्ट के अंदर क्या होता है? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला भाग में निषेचन होता है। प्राकृतिक समागम यानी कि कृत्रिम जो समागम या फिर प्राकृतिक समागम या कृत्रिम गर्भाधान के बाद शुक्राणु गर्भाशय गिर्भाशय होते हुए कहां तक पहुंच जाते हैं? एम्पुला तक पहुंच जाते हैं। प्रजनन की है वो निषेचन या तो प्राकृतिक समागम के द्वारा होगा या फिर कृत्रिम गर्भाधान से अपन करवाते हैं गर्भित, तो उसमें शुक्राणु होते हैं वो गर्भाशय गिर्भाशय होते हुए कहाँ चले जाते हैं? फैलोमियो जो एम्पुला फैलोपियन ट्यूब होती है अंडवाहिनी नलिका के एम्पुला भाग तक पहुंच जाते हैं, जहां वो है वो कैप्सिटेशन प्रक्रिया से गुजरते हैं। और उसके बाद में शुक्राणु को एक्रोसोम एंजाइम स्त्रावित करता है जो अंडाणु के जोना पेल्यूसिडा परत को भेदने में मदद करता है। वहां पर पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद में कहां पर? एम्प्यूला पर पहुंचने के बाद में जो शुक्राणु होता है वो एक्रोसोम एंजाइम को क्या करता है? स्त्रावित करता है। और एक्रोसोम एंजाइम क्या करता है कि अंडाणु की जोना पेल्यूसिडा परत को भेदने में मदद करता है। निषेचन के तुरंत बाद में जोना रिएक्शन होता है जिससे अन्य जो शुक्राणु है वो उनका प्रवेश हो जाता है, वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। और यह प्रक्रिया नए जीव को आनुवांशिक नींव रखता है। निषेचन क्या होता है? निषेचन की मैं बात करूं तो दो अयुग्मित जो होते युग्मक होते हैं मादा अंडाणु और नर शुक्राणु, इन दोनों का है वो मादा के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में क्या होता है? दोनों के बीच में होता है वो निषेचन होता है जिससे क्या होता है कि जो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। और इस निर्माण में क्या होता है कि गर्भाशय जो शुक्राणु होते हैं वो गर्भाशय गिर्भाशय होते हुए एम्पुला तक पहुंचते हैं। एम्पुला पर पहुंचने के बाद में वो शुक्राणु एक्रोसोम को स्त्रावित करते हैं जो क्या करते हैं? अंडाणु की जोना पेल्यूसिडा परत को है वो क्या कर देते हैं? भेद कर उसमें प्रवेश करते हैं। जोना पेल्यूसिडा के अंदर प्रवेश करने के बाद में वहां पर जोना रिएक्शन होती है जिससे क्या होता है कि अन्य शुक्राणु उसके अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते और वहां पर है वो क्या हो जाता है? जाइगोट का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि रोल ऑफ मिनरल्स इन लाइव स्टॉक न्यूट्रिएंट, कि भाई पशुधन पोषण में खनिजों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। खनिज क्या होता है? पहले तो अपन बात करते हैं कि मिनरल्स होते क्या है। मिनरल्स होते हैं वो अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं वो अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं जो पशुओं के शरीर में शारीरिक उपापचय और संरचनात्मक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। मिनरल्स होते हैं वो पशु के शरीर में शारीरिक उपापचय और संरचनात्मक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। इनको है मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स और एक होते हैं माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो के अंदर कैल्शियम फास्फोरस और मैग्नीशियम होते हैं। माइक्रो मिनरल्स के अंदर कॉपर जिंक कोबाल्ट और आयोडीन होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करती है। कैल्शियम फास्फोरस क्या करते हैं? दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए अनिवार्य होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करता है और मैग्नीशियम की कमी से गैस्ट्रिक टेटेनी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ग्रास टेटेनी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पशुओं के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? अगर पशुओं में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो ग्रास टेटेनी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है पशुओं में? ग्रास टेटेनी रोग हो जाता है। माइक्रो मिनरल्स जैसे कोबाल्ट होता है विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B12 मतलब राइबोफ्लेविन। अगर मैं बात करूं विटामिन B12 की बात करूं, राइबोफ्लेविन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइबोफ्लेविन की बात करते हैं। तो राइबोफ्लेविन के संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक होता है? अपने अपने कौन आवश्यक होता है? कोबाल्ट आवश्यक होता है। कौन आवश्यक होता है? कोबाल्ट आवश्यक होता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है। आयोडीन होता है वो थायराइड हार्मोन के लिए जरूरी होता है। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रजनन क्षमता फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन हे एंड साइलेज।
हे और साइलेज की मैं बात करूं तो हे होता है वो सूखा चारा होता है। क्या होता है? सूखा चारा होता है। जो साइलेज होता है वो हरा किण्वित चारा होता है। क्या होता है? हरा किण्वित चारा होता है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। हे को है वो सूर्य के प्रकाश में सुखाकर बनाया जाता है, जबकि साइलेज को वायु की अनुपस्थिति में किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। साइलेज को है वो अपन एन एन एरोबिक स्टेज के अंदर फर्मेंटेशन से बनाते हैं। हे में नमी की मात्रा होती है वो 15 से 20% होती है। कितनी होती है? हे में नमी की मात्रा 15 से 20% होती है। साइलेज में नमी की मात्रा 60 to 70% होती है। फिर अपन बात करें तो हे होता है, हे की फसलों के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त सॉरी जो साइलेज है, साइलेज के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलें होती है वो उपयुक्त रहती है। कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें साइलेज के लिए उपयुक्त रहती है, जैसे मक्का चारा, मक्का ज्वार बाजरा। और हे के लिए है वो प्रचुर पत्तियों वाली जो फलीदार होती है लेग्यूम लेग्यूम उपयुक्त रहते हैं। कौन सी फसलें? लेग्यूम फसलें जैसे बरसीम वगैरह उपयुक्त रहते हैं। हे का भंडारण अपन है वो खुले सूखे स्थान में करते हैं, जबकि साइलेज को अपन है वो साइलो पिट के अंदर तैयार करते हैं। हे हम उदासीन प्रकृति का होता है। ये कैसा होता है? न्यूट्रियल वैल्यू का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। जबकि साइलेज होता है वो एसिडिक होता है। कैसे होता है? साइलेज होता है एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट अपना है कि एडवांटेज ऑफ टेल टू टेल सिस्टम ऑफ हाउसिंग। पूंछ से पूंछ विधि के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? एडवांटेज की बात अपन करेंगे किसकी? पूंछ से पूंछ विधि की। आवाज की अपन को पता है कि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है टेल टू टेल और एक होती है माउथ टू माउथ। एक होती है मुंह से मुंह विधि और दूसरी होती है पूंछ से पूंछ विधि। तो इस पूंछ से पूंछ विधि के क्या क्या एडवांटेज है? इसमें क्या करते हैं? पूंछ से पूंछ आवाज में पशुओं को है वो शेड में बांधते हैं, तो इसमें दुग्ध निकालना सुगमता से होता है। गवाला है वो शेड के मध्य की नाली में दोनों तरफ की गायों का दूध निकाल सकता है। स्वच्छता और सफाई का अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। बीमारियों को है वो फैलाव इसमें कम होता है। जो संक्रामक बीमारी होती है माउथ टू माउथ फैलती है, उनका है वो टेल टू टेल में कम होता है। निरीक्षण करने में आसानी रहती है, पशुओं का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। अगला है कि बच्चों को कोलेस्ट्रम पिलाने के उद्देश्य क्या? पर्पज ऑफ कोलेस्ट्रम फीडिंग इन काउज। जो काफ होते हैं, काफ को कोलेस्ट्रम पिलाने का क्या उद्देश्य होता है? तो कोलेस्ट्रम होता है वो क्या होता है? पहला गाढ़ा दूध होता है। बच्चे को जन्म के 1 से 2 घंटे के भीतर उसको अपने शरीर भार का 10% है वो कोलेस्ट्रॉल पिलाना चाहिए। इसके अंदर क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है। क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है नवजात बछड़ा होता है वो शून्य रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ में पैदा होता है। कोलेस्ट्रम में क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, जैसे आईजीजी, आईजीए, आईजीएम एंटीबॉडी होती है, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरा होता है कि इसके अंदर रेचक गुण होता है, जो मैकोनिज्म को है वो बाहर निकालने में मदद करता है। फिर इसका पोषण मान होता है वो उच्च होता है। सामान्य दूध की तुलना में इसमें 4 से 5 गुना प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई होते हैं वो अधिक होते हैं। ये पाचन तंत्र का क्या करता है? विकास करता है कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल के क्या लक्षण है? अपन को बताना है मध्यकाल के लक्षण। मध्यकाल क्या होती है कि पशुओं, मादा पशुओं में मध्यकाल वह समय अवधि होती है जब वे नर पशु को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि वे संभोग क्रिया करने के लिए तैयार होते हैं। इसके मुख्य लक्षण है, पहला तो है माउंटिंग व्यवहार। क्या है? स्टैंडिंग हीट होती है। इसमें क्या होती है कि गाय का सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि वो दूसरी गाय पर है वो चढ़ती है, स्तर खड़ी रहती है। अगला है पारदर्शी स्तरों का है वो योनि से है वो चिपचिपा गाढ़ा पारदर्शी पदार्थ का है वो स्त्राव करेगी। नेक्स्ट मैं बात करूं तो शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव आ जाता है। पशु है वो बार बार रंभाने लग जाता है, चंचल हो जाता है, दूध उत्पादन है वो कम हो जाता है, जननांगों में परिपक्वता आ जाती है। योनि जो वाल्वा होता है, योनि का जो योनि द्वार होते हैं, वाल्वा के अंदर सूजन आ जाती है। भूख में पशु है भूख कम होती है, बेचैन रहता है, चारा कम खाना कम कर देता है, बार बार है वो मूत्र का त्याग करता है। अब अपन बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन रेजेज एंड कांस्टेंट। अपन ने पहले डेफिनेशन में बात कर ली थी कि जो चारे होते हैं रेफेज होते हैं, रेफेज में क्या होता है? जो क्रूड फाइबर होता है वो 18% से अधिक होता है। कांस्टेंट फीड में क्रूड फाइबर 18% से कम होता है। रेफेज के अंदर टीडीएन 60% से कम होता है, जबकि कांस्टेंट के अंदर टीडीएन 60% से अधिक होता है।
रेफेज की पाचनशीलता कम होती है और पाचन में अधिक समय लगता है, जबकि कॉन्स्टेंट फीड उच्च पाचन क्षमता वाला जल्दी पचता है। इसमें वो बक होता है वो ज्यादा होता है, वो पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो चारे के अंदर कम होती है, कांस्टेंट फीड के अंदर अधिक होती है। रेफेज के एग्जांपल है हरा चारा में बरसीम हो गया, सूखा चारा में भूसा कड़वी हो गया, कांस्टेंट में मक्का जऊ की खलियां सरसों बिनोला वगैरह अनाज वगैरह हो गई। नेक्स्ट है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पर्टुसेशन यानी कि प्रसव की कौन कौन सी क्रियाएं हैं। प्रसव की अपन ने बात की थी, 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है कि गर्भाशय गिरवा का खुलना, गर्भाशय गिरवा का फैलाव, गर्भाशय में संकुचन के शुरू होता है। गर्भाशय में संकुचन होगा तो गर्भाशय गिरवा है वो ढीली होकर पूरी तरह खुल जाती है, जिससे वाटर बैग है जो वाटर बैग है वो बाहर आ जाकर फूट जाता है, जिस अवस्था में अपन 2 से 6 घंटे तक ये चलती है। फिर क्या होगा, भ्रूण का निष्कासन होगा, पेट की मांसपेशियों में दबाव के कारण बच्चे का है वो क्या हो जाता है, बच्चा जन्म नाल से रास्ते बाहर आ जाता है। फिर है वो जहर गिर जाती है, प्लेसेंटा वो गिर जाती है। बच्चे के जन्म के बाद में गर्भाशय की जो झिल्लियां हैं अलग होकर बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया सामान्य प्रसव के 8 से 12 घंटे के अंदर पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अपन को बताना है। किसके बारे में बताना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना है। फर्स्ट आता है अपना ओवरीज, अंडाशय। अंडाशय होता है वो प्राथमिक अंग है, क्या है, प्राथमिक अंग है, और ये अंडाणु का निर्माण करता है। और नर जो फीमेल हार्मोन होते हैं, द्वितीयक हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, स्त्राव करता है। अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब अंडाशय से निकलने वाले अंडों को क्या करती है, ग्रहण करती है। और इसके जो फैलोपियन ट्यूब है इसके एम्प्यूला भाग में क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। गर्भाशय की बात करें तो इसमें है वो निषेचित भ्रूण होता है वो स्थापित होता है। गर्भाशय गिरवा क्या करते हैं, गर्भाशय और योनि के बीच का है वो पेशीय वाल्व होता है। योनि और योनिमुख की बात करें अपन, वेजाइन और वाल्वा की बात करें तो ये समागम के अंग होता है। और प्रसव के समय जन्म नाल अंतिम भाग यही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट स्टेज ऑफ ऑस्ट्रस साइकिल यानी मध्य चक्र की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो मध्य चक्र की मैं बात करूं तो मध्य चक्र गाय भैंस में औसतन 21 दिन का होता है। इसमें 4 अवस्थाएं होती है, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेस्ट्रस और डाइएस्ट्रस। मध्य चक्र की 4 अवस्थाएं हैं, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेस्ट्रस और डाइएस्ट्रस। प्रोएस्ट्रस होता है वो मध्यकाल के ठीक पहले की तैयारी अवस्था है, मध्यकाल के पहले की तैयारी अवस्था है प्रोएस्ट्रस होती है। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव है वो बढ़ने लगता है। फिर है अपने एस्ट्रेस, एस्ट्रेस है वो मुख्य हीट अवस्था है, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन अपना चरम सीमा पर होता है। मध्यकाल के स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं वो एस्ट्रेस अवस्था के अंदर दिखाई देते हैं। फिर आती है अपनी मेस्ट्रेस, मेस्ट्रेस अवस्था होती है वो ओवुलेशन का होता है, क्या, अंडोत्सर्ग एस्ट्रेस समाप्त होने के बाद में होता है। अंडोत्सर्ग के स्थान पर है वो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण शुरू हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाता है। फिर अपने लास्ट अवस्था आती है डाइएस्ट्रस, ये चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है। इसमें होता है वो प्रोजेस्टेरोन का स्तर होता है वो उच्च रहता है और गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार रखता है। यदि गर्भ नहीं ठहरता है तो सीएल है वो लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपने नवजात बच्चों की देखभाल और प्रबंधन। नवजात बच्चों की देखभाल और प्रबंधन की मैं बात करूं तो सबसे उनकी सफाई कर देनी चाहिए। जन्म के तुरंत बाद में नाक और मुंह से म्यूकस वगैरह साफ कर देना चाहिए। उसकी जो नवल कार्ड है उसको है वो नाभि को है वो पेट से 2 से 3 इंच छोड़कर साफ धागे से बांध कर और टीचर आयोडीन लगाकर काट देना चाहिए। माँ से है वो बच्चे को चाटने देना चाहिए, उसको खीस पिलाना चाहिए, आवास साफ सुथरे और हवादार जगह पर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारा फसलों का वर्गीकरण। तो चारा फसलों की मैं बात करूं तो फलीदार फसलें, फलीदार फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पाए जाते हैं। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 15 से 20% अधिक होती है। फलीदार फसलों की अगर बात करें तो इसमें रबी की बरसीम लूसन वगैरह आ गई, खरीफ में लोबिया गवार वगैरह आ गई। नेक्स्ट एक नॉन लेग्यूम फसलों में जई जो मक्का वगैरह आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की भैंस एवं दलदली भैंस में अंतर बताना। वाटर बफेलो एंड जो स्वयं बफेलो है इनके अंदर डिफरेंट बताना है। तो जो अपने पानी की भैंस होती है इसका बॉटनिकल नेम होता है बुबेलिस, बुबेलिस, बुबेलिस होता है।
और इसका होता है जो स्वयं भैंस होती है इसका वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बुवेलिस बुवेलिस कार्बाबेनेसिस होता है। रिवर भैंस के अंदर गुणसूत्र होते हैं वो 15 होते हैं, जबकि स्वयं भैंस जो दलदली भैंस होती है इसमें गुणसूत्र 58 होते हैं। रिवर भैंस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो दुग्ध उत्पादन होता है, और जो स्वयं भैंस होती है इनका मुख्य उद्देश्य भारवाही नस्लें होती है। ये इनका है वो भारत पाकिस्तान मध्य पूर्व एशिया के अंदर रिवर भैंसे पाई जाती है। चीन और फिलीपींस वगैरह थाईलैंड वगैरह में वो स्वयं भैंसे पाई जाती है। अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज की विशेषता क्या है? तो अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज की मैं बात करूं तो इसकी अम्लता होगी वो 3.8 से 4.2 के बीच में होगी। अच्छी गुणवत्ता वाले पीएच की अम्लता होती है वो 3.2 से 4.2 के बीच 3.8 से 4.2 होगी। इसका रंग होगा हल्का पीला सुनहरा भूरा रंग होगा। इसके अंदर गंध आएगी वो मन भावनी गंध आएगी। लैक्टिक एसिड के कारण है वो सुगंध आती है। फफूंद से वो मुक्त होती है, इनके अंदर फफूंद वगैरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। बच्चों का प्रबंधन, तो बच्चों का प्रबंधन तो अपन ने कर ही लिया था। इसमें जन्म के 3 महीने तक है वो दूध और कोलेस्ट्रम देते रहना चाहिए। 2-3 सप्ताह की उम्र में अपन को है वो काफ स्टार्टर देना शुरू कर देना चाहिए। बछड़े को है वो अलग से पेन की आवश्यकता रहती है। पेन मतलब गाय और भैंस के जो आवास होता है उसको अपन पेन कहते हैं। उनको अपन समय पर है वो क्या करते रहना चाहिए, डी वर्म जन्म के 15 दिनों के बाद में अपन को क्या कर देना चाहिए, डिस बडिंग कर देना चाहिए, यानी सींग रोधन कर देना चाहिए। समय पर अपन को डी वर्मिंग करते रहना चाहिए, टीकाकरण करते रहना चाहिए। दुधारू पशुओं में संतुलित आहार का क्या महत्व है? संतुलित आहार देने से वो दुग्ध उत्पादन क्षमता बनाए रखती है। शरीर का रख रखाव मेंटेनेंस है वो अच्छा रहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र वगैरह अच्छी तरीके से काम करते हैं। स्वास्थ्य और प्रजनन रक्षा रहती है। अधिक आर्थिक लाभ होता है वो अधिक होता है यदि चारे की बर्बादी को रोकता है, और प्रति लीटर दूध उत्पादन भी बढ़ाता है। दूध देने वाले गायों की देखभाल, दूधारू गायों की देखभाल को बताना है भाई। पशु को शरीर की रख रखाव के अलावा अपन को 2.5 से 3 लीटर दूध प्राप्त करने पर 1 किलो है वो अधिक आहार देना चाहिए। 30 से 35 किलो हरा चारा देना चाहिए और 4 से 5 किलो सूखा चारा देना चाहिए। स्वस्थ दूध उत्पादन के लिए वो अपन को थनों को पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि लाल दवा, पोटेशियम पर मैग्नेट किसको बोलते हैं, लाल दवा को बोलते हैं। लाल दवा से धो देना चाहिए। दूध निकालने के लिए फुल हैंड मेथड का उपयोग करना चाहिए। और क्या इसमें गर्मी के मौसम में पंखे कूलर की व्यवस्था कर देनी चाहिए, फोगर वगैरह लगा देना चाहिए। यहाँ तो खुद की व्यवस्था नहीं हो रही है, पशुओं की कहाँ से करेंगे। लेकिन वो अपने जो बड़े व्यवसायी है उनकी बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं है। अपन एग्रीकल्चर वाले कहीं भी गर्भित पशुओं में खनिज मिश्रण का महत्व तो क्या है? तो ये क्या है, इसमें अपन ने बात की थी कि खनिज होते हैं वो हड्डियों वगैरह को, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करते हैं। गाय की महत्वपूर्ण विदेशी नस्लें, तो गाय की महत्वपूर्ण विदेशी नस्लों में 3 नस्लें अपने मुख्य आती है। एक तो आती है होल्स्टीन फ्रीजियन एचएफ, जर्सी और ब्राउन स्विस। होल्स्टीन फ्रीजियन की उत्पत्ति स्थल की बात करूं तो इसका उत्पत्ति स्थल हॉलैंड है। क्या है? हॉलैंड है। दुनिया की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? जो होल्स्टीन फ्रीजियन है सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। और जर्सी की बात करें तो जर्सी द्वीप समूह है इसका उत्पत्ति स्थल है, और इसमें सर्वाधिक विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा है वो इसमें पाई जाती है। ब्राउन स्विस है वो स्विट्जरलैंड की नस्ल है। ये है वो द्वीप प्रयोजनी नस्ल है। क्या है? डोल पर जो नस्लें होती है वो आती है। आहार के अवयव कौन कौन से? आहार के अंदर क्या आती है? आहार में अपन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट अधिक है तो मक्का ज्वार बाजरा गेहूं चावल की कनी प्रोटीन युक्त है, जो उसमें अपन को खली वगैरह सरसों की खली हो गई, बिनोला खली हो गई, मूंगफली खली, मछली का चारा वगैरह चूरा वगैरह वो खिलाते हैं। पशु स्रोत में खनिज एवं विटामिन में अपन साधारण नमक वगैरह देते हैं। विटामिन ए, विटामिन D3, ई के है वो सप्लीमेंट देते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लाभ क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अपन को जो एडवांटेज है उनके बारे में अपन को बात करनी है। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लाभ की मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है कि वह तकनीकी जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले नर सांड के वीर्य को एकत्रित करके वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा मादा के जननांगों में स्थापित किया जाता है। क्या क्या होता है,
एआई की बात करें तो एआई में क्या होता है कि उत्तम जो गुणवत्ता वाले पशु होते हैं, नर पशु, उनके वीर्य को एकत्रित करके वैज्ञानिक विधि के द्वारा मादा के गर्भाशय तक है वो छोड़ दिया जाता है। फिर वहां एम्पुला में है वो क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन हो जाता है। इसमें एक प्राकृतिक समागम में केवल एक नर पशु है वो 50 से 80 गायों को गर्भित करवाता है, लेकिन एआई से है वो कितने लगभग हजारों गायों को गर्भित करवा सकते हैं। यौन संबंधी जो रोग होते हैं उनका है वो कमी आ सकती है, उनके में संचार में कमी आ सकती है। महंगे और आक्रामक सांडों को रखने और उसके रख रखाव का खर्चा बढ़ता है, उसकी कमी आ जाती है। छोटे आकार की जो हिफर गाय है उसको भारी नस्ल के सांड के वीर्य से सुरक्षित रूप से गर्भाधान कराया जा सकता है। और वीर्य को रखने के लिए अपन क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं, वीर्य को भंडारित करने के लिए अपन क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, क्या लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर है वो अपन इसको है वो वीर्य को संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे का महत्व बताओ। दुधारू पशुओं में हरे चारे का क्या महत्व है, तो विटामिन ए का स्रोत है जिससे कैरोटीन की प्रचुर मात्रा मिल जाएगी। हरे रुमेन स्वास्थ्य और पाचकता को बढ़ाता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें उत्पादन लागत में कमी आती है। गर्भित गायों की देखभाल और प्रबंधन, ड्राई पीरियड में प्रसव के 60 दिन पहले गाय को दूध निकालना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। स्टमिंग अप, स्टमिंग अप का मतलब होता है कि गर्भाशय से 1.5 से 2 महीने पूर्व में गायों को है उसके सामान्य आहार से जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है 1.5 से 2 किलो, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्टमिंग अप बोलते हैं। संतति परीक्षण क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में अपन को बताना है। संतति परीक्षण, संतति परीक्षण की बात करें तो संतति परीक्षण होती है वो मुख्य रूप से अपन सांड के अंदर अपनाते हैं। किसके अंदर अपनाते हैं, सांड के अपने अंदर अपनाते हैं। सांड के आनुवंशिक मूल्य का मूल्यांकन करने की वैज्ञानिक और सटीक विधि है। इसमें सांड का मूल्यांकन है वो उसके स्वयं के प्रदर्शन से नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जो संततियां होती है उनके उत्पादन के आधार पर किया जाता है। जिस नर सांड का परीक्षण करना होता है उसके वीर्य से है वो कई अलग अलग मादाओं को गर्भाधान करवाया जाता है। उनसे उत्पन्न हुई पुत्रियां जो डॉटर्स होती है उनके प्रथम दुग्ध काल के दुग्ध उत्पादन, वसा प्रतिशत और शारीरिक बनावट का डेटा एकत्रित किया जाता है। इस डेटा की तुलना उनकी माताओं के उत्पादन और फार्म के औसत उत्पादन से की जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अब अपन बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है उनकी अपन है वो बात करने वाले लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस की। अगर अपन लॉन्ग टर्म क्वेश्चन की बात करें तो इन क्वेश्चन में अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दुग्ध दोहन की विधियां और उनके उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि दुग्ध दोहन की विधियों के बारे में बताना है और दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उन कारकों के बारे में अपन को बताना है। बात करें अपन दुग्ध दोहन की विधियां, तो दुग्ध दोहन की विधियां दो प्रकार की है। कितने प्रकार के दुग्ध दोहन कर सकते हैं अपन, दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो अपन हस्त दुग्ध दोहन विधि और दूसरी है वो मशीन के द्वारा अपन दुग्ध दोहन कर सकते हैं। कितने द्वारा, एक तो है हाथों द्वारा दुग्ध दोहन कर सकते हैं और दूसरा अपन है वो मशीनों द्वारा दुग्ध दोहन कर सकते हैं। किसके द्वारा, मशीनों द्वारा है वो अपन क्या कर सकते हैं, दुग्ध दोहन कर सकते हैं। ये अपन को है वो डियर्स ध्यान रखना है। पहले अपन बात करते हैं हस्त दोहन दुग्ध दोहन विधि की। तो हस्त दुग्ध दोहन विधि भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है पूर्ण हस्त विधि जिसको अपन मुट्ठी विधि या फुल हैंड मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण हस्त विधि, मुट्ठी विधि या अपना फुल हैंड मेथड होती है। इसमें इसमें क्या करते हैं कि थन को हथेली और चारों अंगुलियों के बीच में रखकर अंगूठे से दबाया जाता है। क्या करते हैं, थन को ऐसे वो हथेली और चारों अंगुलियों के बीच में रखकर अंगूठे से ऐसे अपन दबाते हैं। थन के ऊपरी हिस्से को दबाकर दूध को वापस अयन में जाने से रोका जाता है और मुट्ठी बंद करके दूध नीचे की ओर निकाला जाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वोत्तम विधि है। क्या, अगर मैं बात करूं वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वोत्तम विधि की बात करें कि दुग्ध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो दुग्ध निकालने की जो सर्वोत्तम विधि है वो पूर्ण हस्त विधि है। कौन सी है, पूर्ण हस्त विधि है। दुग्ध निकालने की वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वोत्तम विधि है वो पूर्ण हस्त विधि है। इससे थन के आंतरिक ऊतकों को कोई हानि नहीं पहुंचती है।
पशु को प्राकृतिक एहसास होता है। अगली विधि है वो अपनी स्ट्रिपिंग मेथड। कौन सी विधि है? स्ट्रिपिंग मेथड है। स्ट्रिपिंग मेथड की मैं बात करूं कि चुटकी विधि क्या होती है। स्ट्रिपिंग मेथड की अपन ने पहले भी डेफिनेशन में पढ़ ली कि इसमें थन को अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में दबाकर, अंगूठा और तर्जनी अंगुली होती है, इसके बीच में दबाकर है वो ऊपर से नीचे है वो थन को खींचा जाता है। और यह विधि छोटे थन वाले पशुओं में अपनाते हैं, जैसे गाय भैंस, भेड़ वगैरह छोटे थन वाले पशु है उनमें अपनाते हैं। अंत में बचे हुए दूध को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। और भेड़ और जो गाय होती है उनमें अंत में जो बचा हुआ दूध होता है उसको निकालने में करते हैं। फिर है अपने अंगूठा विधि, नकलिंग मेथड्स। कौन सी है? अंगूठा विधि या नकलिंग मेथड। इसमें अंगूठे को मोड़कर थन पर दबाया जाता है। अंगूठे को मोड़कर ऐसे वो थन पे दबाते हैं। अगर ऐसे अपन दूध निकालेंगे, ऐसे पकड़ेंगे थन को, तो ये पूर्ण अस्त विधि होगी। और अंगूठे को है वो थन के बीच में ऐसे मोड़कर दबाया जाता है, तो ये अपने नकलिंग मेथड हो गई। ये अवैज्ञानिक एवं हानिकारक विधि है। और क्या है? अवैज्ञानिक विधि है, हानिकारक विधि है। इससे है वो थनैला रोग का खतरा रहता है। कौन से रोग का? पशुओं के अंदर मेस्टिस डिजीज, थनैला रोग का खतरा रहता है। फिर अपने आती है मशीनों के द्वारा दुग्ध दोहन। कौन सी विधि आती है? मशीनों के द्वारा दुग्ध दोहन, जिसको अपन यांत्रिक दोहन भी कहते हैं। इसमें है वो बड़े डेयरी फार्मों में पल्सेटर और वैक्यूम पंप से नियुक्त जो पल्सेटर और वैक्यूम जो पंप होता है, इससे युक्त क्या होती है? मिल्किंग मशीन आती है, इसका उपयोग किया जाता है। ये है जो प्राकृतिक रूप से बछड़े के दूध पीने का अनुसरण करती है। वैक्यूम और दबाव का एकांतर चरण इसमें क्रम है वो, एक बार वैक्यूम उत्पन्न होगा, एक बार दबाव आएगा, जिससे दुग्ध उत्पादन, जो दूध है वो थन से बाहर निकलता है। कम समय में अधिक दूध दुआ जा सकता है। इसका लाभ क्या है कि इससे कम समय के अंदर अपन अधिकतम दुग्ध है वो प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ दुग्ध उत्पादन के लिए एकदम उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है अपने दुग्ध उत्पादन क्षमता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दुग्ध दोहन की विधियां और उसको दुग्ध उत्पादन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। तो दुग्ध उत्पादन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में फर्स्ट अपना कारक आता है आनुवांशिक कारक। इसमें फर्स्ट है नस्ल, जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल है, इससे वो विदेशी नस्लों में एचएफ नस्ल से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त होता है। देसी नस्लों में गिर, साहिवाल से दुग्ध उत्पादन है अधिक प्राप्त होता है। फिर एक उसमें व्यक्तिगत क्षमता होती है। एक ही नस्ल के दो पशुओं की आनुवंशिक संरचना भिन्न होने के कारण उनका उत्पादन अंतर भी है वो अधिक होता है। अगर अपन उसको है न्यूट्रिएंट वगैरह अच्छा देंगे तो दुग्ध उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। उसके बाद में मैं बात करूं कि और कौन सी मेथड है, तो और है अपने पर्यावरणीय मेथड, इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट फैक्टर्स, जिसमें आहार, अगर अपन संतुलित आहार देंगे तो उसमें दुग्ध उत्पादन अधिक होगा। दूध काल की अवस्था, प्रसव के 6 से 8 सप्ताह के बाद में दूध उत्पादन चरम सीमा पर होता है। ब्यात संख्या, तीसरे से 5वें ब्यात में पशु का दुग्ध उत्पादन अधिकतम होता है। अगर मैं बात करूं तो अपना फर्स्ट ब्याज से तीसरे ब्याज तक है पशु का दूध है वो धीरे धीरे बढ़ता है। फिर तीसरे से 5वें तक होता है वो अधिकतम होता है। और 5वें के बाद में दुग्ध उत्पादन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। शुष्क काल, ड्राई पीरियड है वो 60 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। मौसम या तापमान, अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता में हीट स्ट्रेस होता है, जिससे गायों में है वो दुग्ध उत्पादन घट जाता है। गायों भैंसों में बीमारियों वगैरह से दुग्ध उत्पादन घट जाता है। थनैला वगैरह एफएफडी रोग होते हैं तो घट जाता है। दुग्ध दोहन की आवृत्ति, यानी कि दिन में है वो 2 के स्थान पर 3 बार दूध निकालने से उत्पादन है वो 10 से 15% बढ़ जाता है। अगला है भारतीय गायों की नस्लों की उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण करो। तो गायों को उपयोगिता के आधार पर है वो 3 भागों में बांटा गया है। मिल्च ब्रीड्स, यानी कि दुग्ध प्रयोजनी नस्लें। दुग्ध प्रयोजनी नस्लों की मैं बात करूं तो 5 नस्लें अपने मुख्य है। कौन सी है? 5 नस्लें। अगर मैं बात करूं दुग्ध उत्पादन दुधारू नस्लों की बात करें तो अपने सिंधी, रेड सिंधी जिसको अपन बोलते हैं सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी और देवनी। सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी और देवनी, ये अपने 5 है वो मुख्य दुधारू नस्लें। ये अपने होगी। 1 मिनट रुकना, मैं वापस आया।
तो अपने दुधारू नस्लें कितनी है स्टूडेंट्स? दुधारू नस्लें मुख्य 5 है, अपने आरबीएसई बोर्ड की बुक में दे रखी है। रेड सिंधी, साहिवाल, गिर राठी और देवनी। साहिवाल की मैं बात करूं तो इसका उत्पत्ति स्थल मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है इसका ओरिजिन पहले से। लाल रंग बादामी रंग की होती है, ढीली त्वचा के कारण इसको अपन लोला या मुल्तानी के नाम से भी जानते हैं। साहिवाल को अपन है वो लोला या फिर इसकी मैं बात करूं तो मुल्तानी के नाम से भी जानते हैं। इसका दुग्ध उत्पादन होता है वो 2000 से 2500 लीटर होता है और वसा होती है लगभग 4.5% के आसपास पाई जाती है। अगला मैं बात करूं गिर, तो गिर नस्ल का उत्पत्ति है गुजरात के गिर जंगल का, काठियावाड़ का गिर जंगल। क्या है? गुजरात के काठियावाड़ का गिर जंगल है। गिर की विशेषता क्या होती है? इसमें घुमावदार चौड़ा माथा होता है, लंबे लटके हुए है वो कान होते हैं, घड़ी के पेंडुलम के समय, और अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं, ये मुख्य विशेषता होती है। 1800 से 2200 लीटर दुग्ध उत्पादन होता है प्रति दुग्ध का ब्यात में। अगर मैं बात करें रेड सिंधी की, तो रेड सिंधी है इसका उत्पत्ति स्थान कराची पाकिस्तान है। इसका गहरा लाल रंग, गठीला शरीर, साहिवाल के आकार में थोड़ी छोटी होती है। 1700 से 2000 लीटर प्रति दुग्ध उत्पादन होता है। अब अपन बात करें द्विप्रयोजनी नस्ल की, तो द्विप्रयोजनी नस्लों की ट्रिक है हरि कृष्ण, थारा गांव, सिरंडी में काना आता है। तो इसमें कौन कौन सी नस्लें आती है? हरियाणवी, कृष्ण, हरि कृष्ण, कृष्ण यानी कि कृष्णावेली, थार पारकर। हालांकि ये जो थार पारकर है इसका अभी है वो अभी आईसीआर इसको है वो किस में मानती है? इसको दुधारू नस्लों में मानती है, लेकिन राजस्थान है वो इसको किस में मानता है? अपने द्विप्रयोजनी में मानता है। गांव लाओ, हरिकृष्ण, थारा गांव, सिरंडी यानी कि सीरी, डांगी, मेवाती, कान्हा, कांकरेज और आवलाओ एक जो नस्ल होती है ये है जो मुख्य है, क्या होती है? द्विप्रयोजनी नस्लें होती है। हरियाणवी की उत्पत्ति स्थल की बात करूं, रोहतक, हिसार, गुड़गांव इसका यह उत्पत्ति स्थल है। सफेद या हल्का सलेटी रंग का होता है, पशु होते हैं, सींग छोटे, शक्तिशाली बैल होते हैं। 1200 से 1500 लीटर प्रति दुग्ध उत्पादन होता है। थार पारकर का उत्पत्ति स्थल है वो पाकिस्तान सिंध का थार पारकर जिला होता है, और बाड़मेर, जैसलमेर और राजस्थान के अंदर है ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इस बात का अपन को है वो ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं बात करूं आगे, तो अगली अपने जो है वो क्या है नस्ल है, थार पारकर का दुग्ध उत्पादन 1400 से 1800 लीटर प्रति दुग्ध काल है। कांकरेज का उत्पत्ति स्थल है गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र। विशेषताओं की बात करें तो भारी शरीर और बड़े मजबूत वी आकार के सींग पाए जाते हैं। कांकरेज नस्ल है वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सवाई चाल के लिए कांकरेज नस्ल है वो फेमस है। भारवाही नस्लों की बात करें तो भारवाही नस्लों का है अमृतमहल आ गई, अमृतमहल है वो अपने कर्नाटक की नस्ल है। नागौरी है राजस्थान की नस्ल है। नागौर राजस्थान में सबसे उपयुक्त भारवाही नस्ल कौन सी है? वो है नागौरी नस्ल। फिर खिलाड़ी है, ये नस्लें अपने आ गई। उसके बाद में मैं बात करूं कि मुक्त आवास प्रणाली, मुक्त आवास प्रणाली के लाभ है हानि कौन कौन सी है? मुक्त आवास प्रणाली में क्या होता है कि जो पशु होते हैं उनको है वो बाड़े में खुला छोड़ दिया जाता है और अपनी इच्छा अनुसार ये घूमते फिरते रहते हैं। इनके निर्माण की लागत में कमी आती है। पारंपरिक शेड, बंद शेड की तुलना में इसका निर्माण 40 to 50% है वो कम लागत में तैयार होता है। पशु है वो आराम से घूमता रहता है, उसमें मध्यकाल की पहचान है वो आसानी से हो जाती है। लेबर की कमी आती है, कम आवश्यकता रहती है। पर्याप्त व्यायाम वगैरह निरंतर घूमते रहते हैं जिसे योगा वगैरह पशुओं में हो जाता है। हानियों की बात करें तो स्थान, अधिक स्थान की आवश्यकता रहती है। इसको आप है वो एक बार ऐसे ही पढ़ लेना आप, तो ये तो नॉर्मल एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इसको वीडियो रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी लाभ हानि पढ़ लेना। और जब व्यक्तिगत ध्यान का है वो इसमें रख नहीं पाते हैं, पशु घूमते रहते हैं, तो फिर आपस में वो लड़ाई कर देते हैं, चोट वगैरह लग जाती है, परजीवियों का है वो प्रसार होने लगता है। प्रतिकूल मौसम में सीमित सुरक्षा है, अत्यधिक ठंड वगैरह को पशुओं को सुरक्षा देना। अगला क्वेश्चन है कि गाय के पाचन तंत्र को नामांकित चित्रों से है वो समझाना है। ये रहा अपना गाय, गाय का रहा पाचन तंत्र, ये इस प्रकार का पाचन तंत्र होता है। गाय के पाचन अंगों की मैं बात करूं तो सबसे पहले है वो मुख आता है अपना,
क्या आता है, मुख आता है। तो मुख और दांत, जीभ वगैरह, तो जीभ होती है वो भोजन को पकड़कर मुंह में खींचती है। गाय जीभ के द्वारा भोजन को पकड़कर मुंह में खींचती है। निचले जबड़े के इंसाइजर दांत और ऊपरी जबड़े में डेंटल पैड भोजन को काटने का कार्य करती है। लार होती है वो भोजन को चिकना बनाती है और इसमें मौजूद बाइकार्बोनेट रुमेन के पीएच को नियंत्रित करते हैं। ग्रास नली की मैं बात करूं ओसोफेगस की, तो ये भोजन को मुंह से रुमेन तक पहुंचाती है। जुगाली के समय भोजन से पिंड को वापस मुंह तक लाने में मदद करती है। रुमेन की बात करें तो रुमेन इसका प्रथम कक्ष होता है आमाशय का, सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 85% भाग बनाता है। इसमें सेलुलोज का किण्वन होता है। उसके अलावा मैं बात करूं रेटिकुलम, तो रेटिकुलम की संरचना होती है वो हनीकॉम्ब के समान होती है। कैसे होती है, हनीकॉम्ब के समान होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। भोजन को है वो बड़े कणों को रोक कर इसमें मुंह में जुगाली करने के लिए वापस भेज दिया जाता है। भोजन में जो अवांछित भारी पदार्थ आते हैं जैसे तार कील वगैरह, इसको है वो रोक देते हैं। तो फिर अपना 3 नंबर आता है ओमेजम। ओमेजम होता है इनकी किताबों, इनकी दीवार किताब के पन्नों जैसी होती है और भोजन के अतिरिक्त जल को है वो क्या करती है, इसका ओमेजम का कार्य होता है भोजन के अतिरिक्त जल का अवशोषण करना। फिर आती है अपनी एबोमेजम। एबोमेजम को अपन ट्रू स्टोमेच कहते हैं, सत्य अमाशय कहते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक एंजाइम का स्त्राव करके प्रोटीन का रासायनिक पाचन और रुमेन में आए सूक्ष्म जीवों का पाचन किया जाता है। फिर भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पित्त रस, बाइल और अग्नाशी रस, पेनिक्रियाटिक जूस होता है। वो भोजन में वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन कर देता है, उसका अवशोषण कर लेता है। फिर भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के बाद में वो सीकम में जाता है। जल एवं लवणों का अवशोषण रहता है। अपचयित अवशिष्ट पदार्थों को गोबर के रूप में वो गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पशु के आवास के सिद्धांतों की प्रणालियों के पूंछ से पूंछ विधि के लाभ लिखिए। पूंछ से पूंछ विधि के अपन आवास के सामान्य सिद्धांत लिखने। आवास के सामान्य सिद्धांतों की मैं बात करूं तो आवास में अपन को है वो ध्यान क्या रखना चाहिए, स्थान का चयन करना चाहिए, वो जल भराव से मुक्त होना चाहिए। दिशा होनी चाहिए वो उत्तर से दक्षिण दिशा में होना चाहिए शेड का निर्माण, ताकि है वो सीधी दिशा में वो अपने धूप आ सके। लंबाई होनी चाहिए वो उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए। उसके अंदर वेंटिलेशन वगैरह की है वो सुविधा होनी चाहिए ताकि अमोनिया गैस बनती है उसका बाहर आसानी से जा सके। फर्श पक्के वगैरह होने चाहिए। ये आप है वो देख लेना, ज्यादा इसमें कुछ वो समझाने लायक चीजें नहीं है। समझाने लायक चीजें थी वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई थी। ये है अपना सिस्टम ऑफ हाउसिंग। तो हाउसिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है लूज हाउसिंग और दूसरा होता है कन्वेंशनल हाउसिंग। इसमें है वो बंद आवास में दो विधियां होती है, एक तो होती है सिर से सिर हेड टू हेड सिस्टम और दूसरा होता है टेल टू टेल सिस्टम। टेल टू टेल सिस्टम की अपन ने वो पहले भी बात कर ली थी, इसके एडवांटेज देख लिए थे। अगला है पशुपालन को परिभाषित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका बताइए। पशुपालन की डेफिनेशन की बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव उपयोग के लिए पालतू पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि का प्रजनन, पोषण, आवास, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित होती है। कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के लिए उपयोगी पालतू पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि का है वो वैज्ञानिक रूप से अपन प्रजनन, पोषण, आवास और स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। अर्थव्यवस्था में भूमिका क्या है, तो जीडीपी के अंदर योगदान है। भारत पशुपालन क्षेत्र का है वो भारतीय कुल सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 30 से 32% और कुल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन में कितना 5% योगदान देता है। भारत की कुल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन में पशुपालन का है वो 5% योगदान है। दुग्ध उत्पादन में भारत है वो प्रथम स्थान है। रोजगार और आजीविका का साधन है। खाद्य और पोषण सुरक्षा देता है। कृषि कार्यों के अंदर है ये सहायता प्रदान करता है। जैविक खादों और ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं अपन। विदेशी मुद्रा है इसे अपन को प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपने अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख पशुधन नस्लों का विवरण बताना है अपन को। अगर मैं बात करूं पशुधन नस्लों के विवरण की तो फर्स्ट अपनी नस्ल है नीली रावी। नीली रावी है ये भैंस की नस्ल है। किसकी है, नीली रावी भैंस की नस्ल है। सतलज एवं रावी नदी के घाटी के आसपास इसमें इसका उत्पत्ति स्थान है। इसको पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है।
1800 से 2000 लीटर 2200 लीटर प्रति ब्याह दुग्ध काल होता है और वसा लगभग 6.5 से 7% होती है। थार पारकर के बारे में अपन ने वो भी पढ़ लिया। साहिवाल के बारे में भी है वो अपन ने अभी पढ़ा ही था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है अपने चौकला नस्ल। चौकला है वो भेड़ की नस्ल है। इसको अपन राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? चौकला को क्या कहते हैं? चौकला को है वो राजस्थान की क्या कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो। राजस्थान की मेरिनो अपन किसको कहते हैं? चौकला को कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र चूरू नहीं है, ये चूरू है। चूरू, झुंझुनू, सीकर राजस्थान में पाई जाती है और इसे महीन काली ऊन का उत्पादन 1.5 से 2 किलो प्रति वर्ष किया जाता है। मुर्रा है ये हरियाणा और दिल्ली के आसपास की नस्ल है। इसका जेट ब्लैक रंग होती है। जलेबी के आकार के मुड़े हुए सींग होते हैं। 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्याह दुग्ध उत्पादन होता है। प्रमुख पशु रोगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पशु रोगों में फर्स्ट रोग है अपना हेमेरेजिक सेप्टेमिया। क्या है? हेमेरेजिक सेप्टेमिया या गलघोटू रोग। हेमेरेजिक सेप्टेमिया की मैं बात करूं तो इसका जो रोगजनक होता है वो क्या होता है? पाचुरेला मल्टोसीडा। पाचुरेला मोल्टिसीडा क्या होता है? पाचुरेला मल्टीसोडा है वो इसका क्या होता है? रोगजनक जीवाणु होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म होता है पाचुरेला मल्टीसोडा। 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो तापमान बढ़ जाता है। गल कंबल के निचले जबड़े में दर्दनाक गर्मी महसूस होती है। सांस लेने में कठिनाई होती है जिससे घुर घुर की आवाज आती है। रोकथाम के लिए अपन को मानसून से ठीक पहले मई जून माह में एचएस वैक्सीन का टीका लगा देना चाहिए मई जून माह में। अगला है लंपी स्किन डिजीज एलएसडी, जो अभी है वो गायों भैंसों में पाई जाती है। एलएसडी होती है ये एक वायरस जनित होती है। कार्पिमॉक्स कार्प काप्रीपॉक्स वायरस के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कैप्रीपॉक्स वायरस के द्वारा ये होती है, वायरस के द्वारा होती है। ये एक है वो डीएनए वायरस है। कैसा है? डीएनए वायरस है। तेज बुखार आता है, आंखों एवं नाक से पानी बहता है, पूरे शरीर की त्वचा पर 2.5 सेंटीमीटर आकार की सख्त गांठें बन जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है। अपन गोट पॉक्स वैक्सीन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? जीपीवी का अपन को वैक्सीन लगाना चाहिए, गोट पॉक्स वैक्सीन लगाना चाहिए। मक्खी मच्छर का नियंत्रण करना चाहिए, एंटीबायोटिक है वो देना चाहिए। नेक्स्ट अपना जो है वो है एफएमडी खुरपका मुंह पका डिजीज। एफएमडी डिजीज होता है वो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एफएमडी होता है ये वायरस जनित है। अपन ने पहले भी बात की थी। ओएसी, एशिया फर्स्ट, एशिया सेकंड, इनके द्वारा होता है। इसमें घाव वगैरह बन जाते हैं, अपन ने बात की थी। इसके नियंत्रण के लिए अपन ने कहा था एफएमडी पॉलीवेलेंट वैक्सीन का टीका लगाते हैं। कब लगाते हैं? वर्ष में 2 बार है वो एफएमडी पॉलीवेलेंट वैक्सीन का टीका लगाते हैं। पोटेशियम पर 1% पोटेशियम पर मैग्नेट का है वो घावों को धोने के लिए उपयोग करते हैं और खुरों को धोने के लिए 2% है वो कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। अगला है अपना पीपीआर, पेस्ट डे पेटिटस रूमिनेट्स होता है पीपीआर। ये रोग होता है वो किसके कारण होता है? आरएनए वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? आरएनए वायरस के कारण होता है। इसको अपन है वो क्या कहते हैं? भेड़ बकरी की प्लेग भी इसको कहा जाता है। अचानक है वो तेज बुखार आ जाता है, आंखों और नाकों से गाढ़ा मवाद निकलने लगता है, अत्यधिक बदबूदार खूनी दस्त आती है पीपीआर में। रोकथाम के लिए अपन को 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चों में पीपीआर अटेंड्यूटेड वैक्सीन का है वो टीका लगाना चाहिए। रानीखेत रोग होता है न्यूकेसल डिजीज। ये होती है वो अपने किस में होती है? ये उसमें होती है कुकुट के अंदर होती है। मधुमक्खी नहीं, उसको क्या कहते हैं? मुर्गियों के अंदर होती है। रानीखेत होती है मुर्गियों के अंदर होती है। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है एविना परमोक्सी वायरस होता है। ठीक है, टाइफाइड होता है। मुर्गियों में श्वसन संबंधी है वो रोग होता है। रोकथाम के लिए अपन को है वो लसोटा का टीका लगाते हैं। किसका टीका लगाते हैं? लसोटा स्ट्रेन वैक्सीन का है वो टीका लगाते हैं प्रथम सप्ताह में, और 6 से 8 सप्ताह की उम्र में R2B स्ट्रेन का टीका लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो क्या है कि भेड़ एवं बकरी में आवास प्रणाली के बारे में अपन को बताना है, हाउसिंग सिस्टम बारे में बतानी है अपन को, गाय लड्डी होने के बारे में। आवास सिस्टम की मैं बात करूं तो भेड़ और बकरी छोटे जुगाली करने वाले पशु होते हैं। इनका आवास सूखा, हवादार और पर पक्षियों जैसे कुत्ते भेड़ियों से पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। ढका हुआ या फिर होता है 3 प्रकार, एक में वेस्ट शेड होता है, एक बच्चा घर होता है और एक होता है परसों घर। खुला आवास होना चाहिए, अर्ध संगठन प्रणाली में होना चाहिए। ये आप इसका थोड़ा देख लेना, आवास को स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, इतना विशेष कुछ है नहीं इसमें कि आपको वो समझाए।
फिर है वो मुर्गियों की आवास प्रणाली। तो मुर्गियों की आवास प्रणाली के अंदर अपन बात करें व्यवसायिक पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों को उनकी उपयोगिता, जैसे लेयर होती है वो क्या होती है, लेयर मुर्गियां होती है वो अंडा उत्पादक होती है, ब्रोइलर होती है वो मांस उत्पादक होती है। उनके आधार पर विभिन्न आवास प्रणालियों में रखा जाता है। पहला है फ्री रेंज या मुक्त घूमना प्रणाली। इसमें है वो ग्रामीण विधि और मुर्गियों को खुले मैदान में क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े और अनाज चुगने दिया जाता है। प्रति पक्षी है वो 100 फीट की जगह आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अपनी गहरी बिछावन प्रणाली। गहरी बिछावन प्रणाली में क्या करते हैं, डीप लिटर सिस्टम। यहाँ से इस बार जेट में क्वेश्चन आया था, डीप लिटर सिस्टम में अपन ने वो बिछावन वगैरह लगा देते हैं। और फिर है बेंट्री केज प्रणाली, ये है वो आप देख लेना। तो आज अपन ने वो LPM 121 के गैस पेपर की बात की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी। इस क्लास को आप देख लेना। मैं आपको कहता हूँ 90 to 95 क्वेश्चंस है वो आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। मस्त रहिए, बिना टेंशन के पढ़ते रहिए, अपने काम के अंदर व्यस्त रहिए, लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देना कम कर दीजिए और मस्त रहिए। थैंक यू।